हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 NIOS बोर्ड का बायोलॉजिकल चैप्टर। दोस्तों ये चैप्टर 4 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। दोस्तों ये कोशिकाओं के बारे में है, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे कि सेल स्ट्रक्चर और उसका जो है प्रकार किस तरह से कार्य करता है, कैसे इसका फंक्शन है हमारे शरीर में। तो हम हर तरह की चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम मिटोसिस मिसोसिस विभाजन के बारे में भी जानेंगे, तो इसे सारे कुछ करेंगे। लेकिन जो है इस सब करने से पहले एक बात जो हमेशा मैं कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए और अमल तो करना ही चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is nucleus, the hereditary organelles. Friend, nucleus is an important topic for the organism. The general structure of the nucleus, it is the largest organelle is the clear when to the cell is not be dividing and is staining deeply. It is mostly spherical. WBC has a labeled nuclei. It is mostly one is each cells unicellulate, as some cells have a many nuclei, multicellulate, and double-layered nucleus membranes having fine nuclear pores and enclosed nucleoplasma, and which contain the containing networks and the nuclei. What is the function of the nucleus? The function of the nucleus is the function to maintain the cell is the working order. They coordinate their activity of other cells organs and take care of the repair work. They participate directly in a cell division to provide to genetically identically daughter cells. The division is called the mitosis cell division. They participate in the production of the meiosis gamete and meiospore through the another types of cell divisions called the mitosis cell division. The part of nucleus are given here. The first is a nuclear membrane. The nuclear membrane is a double layer membrane is a ruptured by large number of nuclear pores. The membranes are made up to the lipids and protein like a plasma membranes and has a ribosome attached on their outer membranes, which make the outer membranes rough. Therefore, allow to the transport of large molecules and out of nuclei, and their membranes keep the heredity and materials in a contact with the rest of the cell. And the chromatin, within their nuclear membranes there is a jelly-like substance. Is a carolymphos or nucleoplasma rich in a protein. In the carolymphos is a fibrillous structure from a network called chromatin fibril, which get a coincidence
and to be their structured body is called to chromosome. During the cell division, on their standing, their chromosomes, two regions can be identified in their chromatins materials. Heterochromatics dark and achromatics the light. So heterochromatics has a highly copied DNA and genetically less active. There are achromatin with their highly uncoiled DNA and genetically more active. The number of chromosome is a fixed in a on organism. During to mitosis, cell division, chromosome divide in the manner that is daughter cells receive the identically amount of heredity of matter. When there is a nucleus, is a membraneless is a sporoidal body present in all eukaryotic cells except in the sperm in some algae. Spermous is a some algae. There is a number varies from 1 to few. There stand uniformly and deeply. It has a DNA, RNA, and proteins. The storehouse of the RNA and proteins it is disappear during the earlier phase of cell cycle and reappear after the telophase in the newly formed daughter nuclei. Here, they regulate the synthesis activity of the nucleus, and the nucleus and the cytoplasm are interdependent, and this process is equal to the nucleus cytoplasma interaction. दोस्तों हमारे समक्ष जो है केंद्रक, देखिए केंद्रक क्या होती है। कहते हैं किसी भी जीव को बने रहने के लिए न्यूक्लियस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने किसी भी जीव को देखे होंगे तो उसमें जो है न्यूक्लियस यानी केंद्रक जरूर लिखा होगा। आखिर केंद्रक क्या काम करता है, केंद्रक का क्या महत्व है। कहते हैं हर चीज़ों को जानना जो है एक बायोलॉजिकल स्टूडेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे चल के उनको जो है पीएमटी एग्ज़ाम भी देना पड़ता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चे जो है लाइन टू लाइन पढ़ते हैं उन्हीं वही जो है पीएमटी क्रैश कर पाते हैं, क्योंकि कहते हैं केंद्रक जो है अनुवांशिक कोशिका अंगक होता है। इसका मतलब है कि इसमें अनुवांशिक सारी इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगी, यानी केंद्रक में जो है सारी इन्फॉर्मेशन अवश्य होगी। कहते हैं केंद्रक की सामान्य संरचना होती है, ये संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करता है। ये सबसे बड़े आकार की कोशिका अंगक होते हैं और कोशिका जब विभाजन नहीं कर रही होती है तब ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, यानी कोशिका जब विभाजन नहीं होती है तब जाके ये जो है दिखता है। कहते हैं रंजक में रंगने पर गहरा रंग धारण करता है, अधिकतर जो है गोलाकार होता है। अश्वेत रुधिर कोशिकाओं का केंद्रक जो है पॉलीयूथेनोवेल्ट होता है जो कि महत्वपूर्ण इसको बनाता है। कहते हैं प्रत्येक कोशिका में अधिकांशतः केवल एक ही केंद्रक होता है, यानी यूनिकेल्युलेट जो होती है एक केंद्रकीय होती है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक हो सकते हैं, जैसे कि बहुकेंद्रकीय यानी मल्टी न्यूक्लिएट। प्रत्येक यानी देखिए प्रत्येक कोशिका में अधिकांश केवल एक ही केंद्रक होता है, यानी यूनिकेल्युलेट यानी एक केंद्रीय। इन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक हो सकते हैं। कहते हैं दोहरी परत की केंद्रकीय झिल्ली जिनमें काफ़ी छोटे छोटे केंद्र के छिद्र होते हैं जो है केंद्रक द्रव्य के चारों ओर से घिरे रहती है। केंद्रक द्रव्य में जो है क्रोमैटिन्स जालक और एक केंद्र के यूक्रोसोल्स होते हैं जो कि महत्वपूर्ण बनाता है। अब सबसे पहले तो यही बात आता है कि इसका कार्य क्या होता है किसी भी सेल्स के अंदर। देखिए दोस्तों कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण बात रखती है किसी भी के लिए। ये कहते हैं केंद्रक को जो है क्रियाशील रूप में बनाए रखता है। देखिए जो केंद्रक होता है वो कोशिका को क्रियाशील बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं विभिन्न कोशिकांगों के कार्यकलापों के समन्वय बनाए रखता है, यानी विभिन्न कोशिकांगों को जो है कार्यकलाप के समन्वय बनाए रखता है और साथ में जो होती है टूट फूट की मरम्मत में भी सहायता करती है। देखिए दोस्तों याद रखना न्यूक्लियस के काम अच्छा सा है कि टूट फूट की मरम्मत में भी सहायक करता है। कहते हैं कोशिका विभाजन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। जब कोशिका विभाजन होती है दोस्तों तब जो है प्रत्यक्ष रूप से ये भाग लेती है ताकि आनुवंशिकता सामान्य संदर्भ कोशिकाएं बन सके। और इस विभाजन को जो है सूत्री विभाजन माइटोसिस कहते हैं, यानी सूत्री विभाजन जो होता है जो आगे आप करोगे ठीक है माइटोसिस कहते हैं। इससे जो है समसूत्रण भी कहा जाता है। ठीक है ये विभाजन भी बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी जीव के लिए। अन्य प्रकार के जो है कोशिका विभाजन म्यूसियसी यानी अर्ध गुणसूत्री विभाजन होता है।
ठीक है। मिसोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको मिसोसिस नाम से जाना जाता है। और मिटोसिस जो होती है गुणसूत्री विभाजन होती है। के द्वारा जो है मेयोयुग्मक यानी मेयोगैमेट्स और जो है मेयोब्यूस अणु इनमें से स्पोर का उत्पादन करता है। केंद्रक के विभिन्न भागों के वर्णन नीचे कुछ दिए गए हैं। देखिए अब केंद्रक के साथ क्या क्या होती है। तो केंद्रक के साथ सबसे पहले जो आता है केंद्रकीय झिल्ली पाई जाती है। अब केंद्रकीय झिल्ली का भी अपना एक महत्व होगा जिसको महत्वपूर्ण बनाता है। केंद्रकीय झिल्ली जो होती है दोहरी परत की झिल्ली होती है, जिसमें बड़ी संख्या में जो है केंद्रकीय झिल्ली मौजूद होती है, यानी बहुत संख्या में जो होती है केंद्रकीय झिल्ली मौजूद होती है। प्लाज्मा झिल्ली की भांति जो है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है दोस्तों? प्लाज्मा झिल्ली जो होती है और लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसकी बाहरी झिल्ली के ऊपर जो है राइबोसोम लगे रहते हैं, जिनके कारण बाहरी परत जो होती है खुरदुरी सी महसूस होती है। यानी जो इसकी बाहरी परत होती है वो कोशिका झिल्ली की वो खुरदुरी सी महसूस होती है। कहते हैं छिद्र बड़े अणुओं को केंद्रक के भीतर बाहर आने और ले जाने का कार्य करता है। यानी छिद्र बड़े अणुओं को केंद्र के भीतर बाहर लाने ले जाने का कार्य करता है। और जो है झिल्लियों अनुवांशिक पदार्थ का शेष कोशिकाओं को संपर्क भी बनाए रखता है। यानी झिल्लियों को क्या करता है दोस्तों? अनुवांशिक पदार्थ का शेष कोशिकाओं से संपर्क बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके पश्चात है क्रोमोटीन। कहते हैं क्रोमोटीन का भी अपना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। कहते हैं केंद्रकीय झिल्ली के अंदर एक जेली सब्ज पदार्थ केंद्रक रस यानी कैरियोसोल फिल केंद्रक द्रव्य जिसको निक्लोप्लाज्मा पाया जाता है, जिसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कैरियोफिलस के तंतुओं जैसे सूत्र जैसी संरचना जल क्रम का निर्माण करते जिन्हें क्रोमोटीन फाइब्रिल कहते हैं। ये संगठित होकर सुस्पष्ट कार्य का निर्माण भी करते जिन्हें हम गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं। ऐसा कोशिका विभाजन के दौरान ही होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जब कोशिका विभाजन होती है तब होती है। गुणसूत्रों को जो है अभिरचित करने पर दो भाग क्रोमोटीन्स पदार्थ में स्पष्ट पहचाने जा सकते हैं। गहरा रंग युक्त जो क्रोमोटीन पदार्थ जो होता है हेट्रोक्रोमोटीन व शेष भाग जो हल्का रंग गहन करता है उसे हम जो है इक्रोमोटीन्स नाम कहते हैं। हेट्रोक्रोमोटीन में अति कुंडलित डीएनए पाया जाता है, यानी अति कुंडलित जो होती है डीएनए पाया जाता है। और इक्रोमोटीन की अपेक्षा यह सामान्य रूप से आनुवंशिक रूप से कम सक्रिय होते हैं। इक्रोमोटीन का जो डीएनए बहुत ज़्यादा जो है विकुंडलित अनकॉइल्ड होता है, आनुवंशिक रूप से अधिक सक्रिय भी ये होता है। उसके पश्चात है किसी भी जीव में गुणसूत्रों की संख्या नियमित होती है। याद रखना दोस्तों कि किसी भी जीव में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है एक नियमित होती है, यानी लिमिट में होती है। कोशिका विभाजन में गुणसूत्र इस प्रकार विभाजित होते हैं कि संतृप्त कोशिकाओं को सामान्य मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ प्राप्त हो सके। तभी तो कहते हैं कि माता पिता के गुण जो होते हैं बच्चों में जाते हैं। यानी कहते हैं संततीय कोशिकाओं के सामान्य मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ जो हो सके, यानी जो संतान उत्पन्न होती है उसमें कोशिका विभाजन जो हो सामान्य हो, यानी आनुवंशिकता जो हो माता का भी जाए और पिता का भी जाए। तो इस बात के लिए ये वैल्यू होती है। कहते हैं केंद्रीय यानी न्यूक्लियस में जो होता है, कहते हैं जो है झिल्ली रहित गोलाकार कायक जो है शुक्राणुओं तथा कुछ शैवालों के अलावा सभी जो है सुकेंद्रकीय यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विद्यमान होता है। यानी ये जो होता है दोस्तों जितने भी शुक्राणु, आपको पता है शुक्राणु गोलाकार कायक शुक्राणुओं तथा कुछ शैवालों के अलावा सभी सुकेंद्रकीय यानी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विद्यमान होती है। इनकी संख्या एक से अधिक कुछ तक हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। ये सामान्य रूप से अभिरंजित होते हैं और अभिरंजन गहरा होता है। ठीक है, इसमें डीएनए आरएनए तथा एवं प्रोटीन पाए जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आरएनए तथा प्रोटीन के लिए भंडार घर का कार्य भी करते हैं, यानी ये भंडार का कार्य भी करता है, यानी आरएनए और प्रोटीन का जो है भंडारण कार्य करती है। कोशिका विभाजन के आरंभिक जो अवस्था में ये लुप्त हो जाती है। जैसे आरंभ होता है कोशिका विभाजन ये लुप्त हो जाता है। अंत्य अवस्था जो टेलोफेज के पश्चात नवनिर्मित सत्र कोशिकाओं में फिर से ये दिखाई देने लगे। जब कोशिका विभाजन बंद हो जाता है दोस्तों तब जाके ये दिखाई देने लग जाता है। केंद्रक संश्लेषित क्रिया का नियमित करता है, यानी केंद्रक की संश्लेषित क्रियाओं का जो है ये नियमन करना इसका कार्य होता है।
और इस प्रकार केंद्रक कोशिका द्रव्य परंपरा एक दूसरे पर निर्भर करती हैं और ये प्रक्रम केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच होने वाली अभिक्रियाओं के बराबर ही माना जाता है। तो ये इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट भी बना देता है। Our next topic is molecules of the cell. What do you mean to the molecules of the cell? Friend, here the cells and its organelles are made of organic chemical such as proteins, carbohydrate, nucleic acid and fat. So these are the aptly termed biomolecules. Inorganic molecules such as water and minerals are also present in the cells. Friend, the totally is there is our cells are made by protein, carbohydrate, nucleic acid and fat, and also the water and mineral present in the cell. So first of all work water. Here water is with the unique physical and chemical property has made life possible on the earth. Friend, the water is important for the earth. There is a unique physical and chemical property. The life is possible on the earth is the reason being is the presence of water. It is a major constant of protoplasm. It is a medium in which all their metabolic reaction occur from the water, or it is the universal solvent in the which the most substance remain dissolved either separately or there completely. And water is the also responsible for immunity and their here elementary necessary for the life. Friend, the elements the hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen, calcium, potassium, sodium, magnesium, phosphorus, sulfur, chlorine, iron, bronze, silicon, manganese, copper, zinc, cobalt and molybdenum iodine. What is the function of this? They require for organic compound for their cells and present in the major constant of calcium is a plant cells bola C hydrogen, oxygen, nitrogen and organic compound. They act as a major cations, sodium and potassium and anions is the chlorine in the most physically process. A cofactor of enzyme participate in the most of the biochemical reaction of a cells. Fe, Cu, Mo, Zn, they involve energy transfer reaction P in a ATP, phosphorus in a ATP. The green pigment chlorophyll in a plants have a magnesium in the center of tetraphorus ring. Here C point is biomolecules. Here carbohydrate. The what is the function of the carbohydrate in a cell? There is a structure is the composed of carbon, hydrogen and oxygen. The function is the most abundant organic substance present in a nature which occurred in the form of cellulose in a plant cell's wall. And simple 6 carbon sugar glucose is called to the monosaccharide. And in both plant and animal it is used as a source of energy and sugar. Two molecules are units joined together to form a discard of sucrose. On important storage from a plants in a starch and in an animal it is a glucogen. There is a fourth point, the more than 10 unit of monosaccharose join in a clan 2 form of the polysaccharide, example starch and cellulose. Therefore, the point is present in the nucleic acid is a 5 carbon sugar ribose in the RNA and deoxyribose in the DNA. The second is the amino acid. Amino acid is a basic amino acid structure showing that is the central carbon atom is attached with the amino groups minus NH2 carboxylic acid group and minus COOH1 hydrogen and 1 is a side of group R. There is a function plant have the ability to the utilize of inorganic nitrogen and synthesize amino acid. And second is there are 20 different side of groups which is give a 20 different amino acid. In an animal, principal source of amino acid is provided by their plant animals that it is consumed in its diet, process and rich of protein. And third is a protein. Protein is a composed of carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. There is a function especially is the protein from an integral part of the membranes. The second point is amino acid is joined together by peptides
bonded to form a protein molecules. There is a functionally is the form of enzyme there play a vital role in the metabolic reaction. And 20 different amino acids make a numerous simple and complex protein. There is a synthesis of DNA is regulated by a protein enzyme. And based on the complexity of their structure, the protein can have a primary, secondary, tertiary, and quaternary structure. There is a protein are so important that nucleic acid directly regulate the protein synthesis. And fifth point is when two protein exit with their other molecules, they are known as the conjugated protein. So, example glucoproteins, lipoprotein, and chromoprotein. And fourth is a nucleic acid. Here they are two types, deoxyribose nucleic acid DNA and ribose nucleic acid means RNA. The full form of DNA is a deoxyribose nucleic acid and RNA is a ribose nucleic acid. There is a function is the DNA is the main genetics material for the almost all organism except contain a virus. Friend, here's a note include a virus for this category. They are long chain polymers as a composed by units called to nucleides as a periodized adenines and glutamines and pyridamines and thymines, cytosine and the nucleides. Their DNA part. Their RNA molecules are involved in the information transfer and protein synthesis and the RNA act of genetic materials. Some virus as a TMV, tobacco mosaico virus, is there a form of RNA present. The each nucleus has a pentose sugar nitrogen base on phosphate group. The DNA has one oxygen less, it is a sugar molecules. The fifth point is lipids. The composed of carbon, hydrogen, oxygen amount of oxygen is very less. So function due to their low oxygen content and the higher number of carbon hydrogen bonding, they store high amount of energy and release more energy during their oxidations. And second, they are a synthesis from a fatty acid and glycerol. Simply lipid is called to the glyceroside. There is the second, molecules of fat can carry twice as much energy from the carbohydrate. And the fat can be saturated and unsaturated. Here's a phospholipid are important component of cell membranes. The fat are solid at the room temperatures. This that remain liquid at a room temperature are called oil. And vitamins. The vitamins are the organic compounds required in the diet of animals for the healthy growth. And vitamin form a functions. The vitamins form a plant and stimulate nutrient in animal diet and animals cannot be synthesized such a compounds. Vitamins are classified according to their solubility into the two groups: water soluble vitamins B and aerobic acid and the fat soluble vitamin A, D, E, K. There is a defined casual berry diseases in the animal like a deficiency of vitamin B causing a beriberi and that of vitamin C causes to scurvy. Here is the third point. Plant have ability of synthesis vitamin from carbon dioxide, ammonia and H2SO, hydrogen sulfide. There is a vitamin A present in the carotenoids as a pigment of the carrots. Vitamin D can be produced by the man with the help of the sunlight. Vitamin K is produced by the bacteria in the human intestine. There is a seventh topic is a hormone. The hormone is a vital role in our body. Hormone are a specific organic substance effective in the low concentration synthesis by the cells in a one part of organisms and then the transport to another part of the organism where it is a produce of characteristics of physiological response. There is in a animal hormones is produced in the ductless is gland is called the endocrine gland which control all the biochemical activity of the organism. In the animal, hormones may be a proteins, peptides, and steroids. In a plant, hormones growth or regulate are generated produced in the metabolically. The next is the eight alkalides. The alkalides are a complex organic compound made of carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Their function, their activity principle of drugs from the medicinally is a plant. This generally alkalide is a quinine from to the
cynosona, and the epitherium from their morphine from the Aproveus species. Alkaloid is a plant produced from amino acid, and the ninth the steroids. The steroids there are fats, soluble liquid compounds, and this is from to the cholesterol, and they are produced by their reproductive organ like ovaries, testes, and placenta, and also by the adrenal gland, and they include testosterone, estrone, and cortisol. The most of steroids act of the life-saving drugs and other act of hormones which is effective is a performing specific function in the special organ of animal body. तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कोशिकाओं के अणु आखिर अणु कौन कौन से होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान देते हैं। देखिए ये टॉपिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कोशिका के अणु कौन कौन से होते हैं। कहते हैं कोशिका और इसके अंगक कार्बनिक रसायन जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस, अम्ल तथा वसाओं से निर्मित होते हैं, इसलिए इनको जैव अणु कहना ठीक ही होगा। कार्बनिक अणु जैसे जल एवं खनिज भी कोशिका में विद्यमान रहते हैं। तो ये कोशिकाओं में जो विद्यमान रहते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस, अम्ल, वसा और जो जल है, ठीक है, और जो खनिज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा यही है कि जल है, ठीक है। जल आखिर क्या कार्य करता है इंसानों के शरीर में, तो आपको तो पता है कि जल इतना महत्वपूर्ण है जिसका कोई वर्णन भी न किया जाए तो कम है, क्योंकि जल जो है क्या है ये सबको मालूम है। जल के विशिष्ट भौतिक एवं रासायनिक गुण के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है। अगर शायद जल न होता तो शायद जो पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ है वो भी न हो पाता। यह जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्मा का एक प्रमुख अवयव है, यानी ये जो है जीव द्रव्य के जो प्लाज्मा है इसका मुख्य अवयव इसी को माना गया है, जल को ही माना गया है, ठीक है। कहते हैं यह एक माध्यम है जिसमें कई उपचार अभिक्रिया संपन्न होती है, यानी आपको पता है कि हमारे बॉडी में भी जो है 75% जो है वाटर की तरल पदार्थ ही मौजूद होते हैं। यह सर्वाधिक विलेय है जिसमें अधिकतम पदार्थ पुण्य अथवा संतुलित घुल जाते हैं, यानी जो भी पदार्थ हो जल में जो है आसानी से घुल जाते हैं। यह कोशिकाओं के स्मृति यानी इम्यूनिटी के लिए उत्तरदायी होती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी इसको बनाता है। अब हमारे समक्ष जो है खनिजों के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। देखिए जैसे कि आपने खनिज के लिए पढ़ा है, खनिज में जो होती है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन्स, लोहा, बोरोन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, तांबा, जस्त, कोबाल्ट और मेलिवोडिनियम आयोडीन। तो सारे के सारे चीज़ें तत्व जो है हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सबसे पहले जो है हम तत्व और इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इनका हमारे शरीर में क्या कार्य है। तो कार्य क्या है दोस्तों, देखिए कोशिकाओं को जो है कार्बनिक यौगिक के लिए आवश्यक और मुख्य अवयव के रूप में विद्यमान होती है। कैल्शियम पादप कोशिका भित्ति कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक के रूप में उपस्थित होती है। शरीर क्रियात्मक जो है प्रकमों से प्रमुख धमनियों में सोडियम और पोटाशियम वे ऋणात्मक क्लोरीन की भांति कार्य करते हैं। देखिए धनात्मक में जो होता है सोडियम क्लोरीन पोटाशियम होती है और ऋणात्मक में क्लोरीन होती है। कोशिका के अधिकांश जैव रासायनिक क्रियाओं में एंजाइमों के जो सहकारक के रूप में भाग लेते हैं, जैसे FeCU, MO, ZnB। ऊर्जा अंतरित जो है अभिक्रियाओं में सहायक करता है, यानी ATP में जो है फास्फोरस का अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। पादपों में हरे क्लोरोफिल वर्णक जो है पिगमेंट वर्ण रहित जो है टेट्रापिरोल वलय के केंद्र में मैग्नीशियम के कारण होता है, ठीक है। आप जो देखते हो पादपों में हरे क्लोरोफिल जो होती है वो मैग्नीशियम के कारण होती है, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए। उसके पश्चात हमारे समक्ष में आता है सी पार्ट। देखिए दोस्तों सी पार्ट में क्या है, जो इसका सी पार्ट है वो बताता है कि जैव अणु के बारे में, बायोमोलिकुल्स के बारे में, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आता है सबसे पहला। तो कार्बोहाइड्रेट के जो है संरचना में क्या है, तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं और इसका कार्य क्या होता है। प्राकृतिक में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में विद्यमान कार्बनिक पदार्थों जो पादप को कोशिका भित्ति में सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। उसके बाद है सरल 6 कार्बन सक्राणु यानी ग्लूकोज, जिससे जो मोनोसेक्राइड कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है इसका कार्य जो होता है पादपों और प्राणियों दोनों में यह ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी शर्करा के रूप में प्रयोग होता है। उसके पश्चात है तीसरा 2 अणु या इकाई मिलकर जो है डाई
सेक्रोराइड्स सुक्रोज बनाते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? पादपों में एक महत्वपूर्ण संग्राही रूप से स्टार्च या प्राणी में सुक्रोजोन बनाता है। चौथा जो है मोनोसेक्रोराइड की जो है 10 इकाइयों से अधिक मिलकर पॉलीसेक्रोराइड्स बनाते हैं, उदाहरण स्टार्च और सेलुलोज। ठीक है, इधर जो है चौथा पॉइंट में न्यूक्लियस अम्ल में 5 कार्बन युक्त शर्करा, आरएनए में जो है राइबोसोम और डीएनए में जो डीऑक्सी राइबोस। तो ये कभी कभी जो एग्जाम में आरएनए और डीएनए के फुल फॉर्म में आ जाता है, तो आप याद रखना इस फुल फॉर्म को। ठीक है, उसके पश्चात हमारा आता है एमिनो अम्ल। देखिए, मूलभूत अमीनो अम्ल की संरचना में जो है केंद्रीय कार्बन अणु एक एमिनो ग्रुप यानी जो है NH2 जो एक कार्बोनिलिक अम्ल COOH व एक आणविक ग्रुप्स R से संयुक्त करता है। तो इसका कार्य क्या होता है? पादपों में अकार्बनिक नाइट्रोजन का उपयोग करने व एमिनो अम्ल संश्लेषण की क्षमता होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण बात रखती है। ठीक है, उसके पश्चात जो है कहते हैं दूसरा पॉइंट यही बात आती है कि पार्श्व समूह की संख्या जो होता है 20 से अधिक है, जिसमें से 20 विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल बनाता है। प्राणियों में एमिनो अम्ल का मुख्य स्रोत वे पादप या प्राणी होते हैं जिनको यह अपने आहार में खाते हैं। दालों में प्रोटीन की मात्रा होती है। उसके पश्चात हमारे समझ आता है प्रोटीन, जो तीसरा पॉइंट है। कहते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन मिलकर बने होते हैं। इसका कार्य जो होता है संरचनात्मक रूप से प्रोटीन झिल्ली की विभिन्न हिस्सा होती है। एमिनो अम्ल जो है पेप्टोडाइज बांधों द्वारा संयुक्त होकर प्रोटीन अणुओं का निर्माण भी करती है। तो यहीं भी जो है प्राकृतिक रूप से एंजाइमों के रूप में ये अपचायित अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। कहते हैं 20 विभिन्न अमीनो अम्ल अनेकों सरल एवं जटिल प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, इसमें डीएनए संश्लेषण का नियमन प्रोटीन द्वारा किया जाता है। संरचना की जटिलता के आधार पर उनकी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थी संरचना हो सकती है। लेकिन कहते हैं प्रोटीन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि न्यूक्लियस अम्ल सीधे प्रोटीन संश्लेषण का जो नियमन करती है। उसके पश्चात है कि पांचवा पॉइंट यही बात बताती है कि जब प्रोटीन अन्य अणुओं के साथ संयुक्त कर रहते हैं तो उन्हें प्रोटीन जो है संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। उसके पश्चात जो आता है चौथा पॉइंट, न्यूक्लियस अम्ल। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल का भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें यही बात बताया गया है कि ये 2 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए, और जो राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होते हैं आरएनए। तो ये कभी कभी फुल फॉर्म के रूप में जो है कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डीएनए के याद रखना क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इसका कार्य होता है विशेष विषाणुओं को अतिरिक्त लगभग सभी जीवों में मुख्य अनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है। यानी जो आपके समक्ष जो वायरस होता है वो उसमें ये डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये बात याद रखना कि जो वायरस होते हैं उसमें डीएनए नहीं होती है। ये न्यूक्लियस इकाइयों की लंबी श्रृंखला बहुलक यानी पोलोमर्स हैं, जैसे कि प्यूरिन्स, एरोनिन्स एंड ग्वालिन एंड पैरोमीडियंस, जैसे थायमिन्स, साइटोसाइन और यूरेसियस। देखिए, ये जो होता है डीएनए के जब हम लेकर स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो इसमें आपस में ज्वाइंट करने के लिए इन्हीं चीज़ों का जो है उपयोग किया जाता है। कहते हैं आरएनए अणु इस रचना जो है सूचना या हस्तांतरण में प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं तथा कुछ विषाणु जैसे तम्बाकू मोज़ाइको वायरस यानी TMV यानी टमाको मोज़ाइको वायरस में जो है आरएनए आनुवांशिक द्रव्य का कार्य करता है। तो याद रखना कि TMV का फुल फॉर्म जो है तम्बाकू मोज़ाइको विषाणु, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, टमाको मोज़ाइको वायरस। ठीक है, ये जो है प्रत्येक न्यूक्लियस में जो है प्रोटोज, शर्करा, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरस ग्रुप होते हैं। और कहते हैं कि ये डीएनए में इनके शर्करा अणुओं में एक ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कम होती है। उसके पश्चात हमारे समझ आता है लिपिड। कहते हैं लिपिड जो होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं और ऑक्सीजन की मात्रा अति न्यून होती है। ठीक है, इसमें जो होता है अल्प ऑक्सीजन मात्रा के कारण और जो है कार्बन हाइड्रोजन बंधों की अधिक संख्या ऑक्सीकरण के दौरान ऊर्जा संग्रह तथा विभोजन दोनों को अधिक मात्रा में करते हैं। ये वसा अम्लों और ग्लिसरॉल के संश्लेषित किया जाता है, जिसे सरल लिपिड को ग्लिसरॉल कहा जाता है। वसा का एक अणु एक कार्बोहाइड्रेट के अणुओं से 2 गुनी ज़्यादा ऊर्जा प्रदान भी करता है। ठीक है, कहते हैं वसाएँ संतृप्त और असंतृप्त हो सकती है। देखिए, वसा जो होती है संतृप्त असंतृप्त दोनों हो सकती है, यानी सैचुरेट अनसैचुरेट दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसमें जो कहा गया है कि फॉस्फोलिपिड्स कोशिका झिल्ली में महत्वपूर्ण अवयव होते हैं। उसके पश्चात जो है इसमें वसा कमरे के ताप पर ठोस रहती है,
जो वसा कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहते हैं उन्हें हम तेल कहा जाता है। देखिए वसा जो सदैव होती है वो ठोस अवस्था में होती है, याद रखना। लेकिन जो वसा जो होती है तापमान पे जो है कमरे के तापमान पे ठोस नहीं होती है, वो तेल होती है जो ओरिजिनल होती है। अगर कोई जो है ठोस अवस्था में चली जाती है तो याद रखना वो मानव की जो है भाषाओं को जो है एनिमल के भाषा से बनाया गया, यानी किसी भी एनिमल से बनाया गया हो सकता है। उसके पश्चात 6वां पॉइंट है विटामिन। देखिए विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी आवश्यकता प्राणियों के आहार में उनकी स्वास्थ्य वृद्धि के लिए अवश्य होती है। तो इसका जो है कार्य प्रकार यही होता है कि जो है पादपों से प्राप्त विटामिन प्राणी आहारों को अनिवार्य पोषक तत्व है, क्योंकि प्राणी ऐसे यौगिक का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विटामिन को उनकी विलेयता के आधार पर 2 समूह में वर्गीकृत किया जाता है। पानी में घुलनशील विटामिन बी और डी, बी जो होता है बी और सी होता है। ठीक है, जो पानी में घुलनशील होता है बी और सी होता है, और वसा में जो घुलनशील होता है वो ए डी ई के होता है। तो ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना कि जो पानी में घुलनशील है वो बी और सी विटामिन है, और जो वसा में घुलनशील है वो ए डी ई के है। विटामिन कमी से जो प्राणियों में अनेक रोग होते हैं, जैसे विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, और विटामिन सी की कमी से स्कीवी नाम की बीमारी हो जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड से विटामिन संश्लेषण करने की क्षमता होती है। लेकिन कहते हैं विटामिन इसका कार्य जो होती है विटामिन ए गाजर की कैरोटीन नामक वर्णक में विद्यमान जो है डी मानव द्वारा सूर्य के प्रकाश की सहायता से भी उत्पन्न किया जा सकता है। विटामिन के जो है बैक्टीरिया द्वारा मानव आंत में निर्मित होती है। ठीक है, उसके पश्चात हार्मोन है। हार्मोन तो आपको पता ही है कि इंसानों के लिए बहुत ही या किसी भी जीव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अदा करता है हार्मोन। हार्मोन विभिन्न विशिष्ट कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि कम जो है सांद्रता में प्रभावित होते हैं। कोशिकाओं द्वारा इनके संश्लेषण जीवन के एक भाग में होते हैं और तदुपरांत के जो है जीव के दूसरे भाग में भेजे जाते हैं। यहाँ से कई विशिष्ट जो शरीर क्रियात्मक अनुक्रिया करती है। प्राणियों में जिनका वहीन ग्रंथि जिसे अंतस्वायत्त ग्रंथि भी कहते हैं हार्मोन उत्पन्न होते हैं, और वे प्राणियों की सभी जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित भी करती है। प्राणी में हार्मोन प्रोटीन, पोटास और स्टेरॉइड्स हो सकते हैं। कहते हैं पादप में जो है हार्मोन वृद्धि न्यायक सामान्यतः उपचारीय तौर पर सक्रिय कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं एवं संपूर्ण पादप की वनस्पतिक एवं जनित वृद्धियों को नियंत्रण भी करती है। पादपों में प्रोटीन हार्मोन्स नहीं होते हैं। उसके बाद एल्कोलाइड्स होते हैं। एल्कोलाइड जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पर नाइट्रोजन से निर्मित जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। कहते हैं इनका कार्य जो होती है औषधि पादपों में प्राप्त औषधियों के सक्रिय घटक एक्टिव प्रिंसिपल सामान्यतः एल्कोलाइड्स होते हैं। उदाहरण कुकेन, सिनकोना पादप से एफ्रोडाइस, एफ्राडा तथा माफ्रिन पेवर्स जाति पॉप्स के पौधे से पाया जाता है। उसके बाद स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये जो है कोलेस्ट्रॉल को जो संश्लेषित वसा में घुलनशील लिपिड यौगिक बनाता है, और कहते हैं कि ये जनन अंगों जैसे कि अंडाशय, भ्रूणों, अपरा द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और अधिविक यानी एडिनल ग्रंथ द्वारा भी निर्मित होती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट कार्य करता है, और इसका कार्य जो होती है अधिकांश स्टील जीवन रक्षक औषधि तक के कार्य करते हैं। और अन्य हार्मोन तरह जो प्राणियों के शरीर को विशिष्ट अंगों पर विशिष्ट कार्य के प्रभाव को डालने से सक्षम होते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है कि इसमें जो है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, एस्ट्रोजन, पेस्टिल्स आदि शामिल होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुषों में होता है, एस्ट्रोजन जो होता है स्त्रियों में पाए जाते हैं, जो हार्मोन होती है जिनका अपना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल डिवीजन। फ्रेंड, व्हाट डू यू मीन टू द सेल डिवीजन? A single cell divided many times and form a multicellular organism. Unicellular is a bacteria and protozoa divided and increasing in number. The injury tissue are replaced by a new cell through the cell division. Okay, friend? The injury tissue are replaced by a new cell through the cell division. Thus, the cell division is one of the most important activity in all organisms. In this lesson, you will be study about the two kinds of cell division and the process involved in them. Majority of the cell in a multicellular organism grow and then can divide it. However, the cell like the nerves and muscle cells of animals and guard cells of plant do not divide. The process of cell division is almost same in all organisms. A cell passes through the phase of growth after which are able to duplicate their chromosome before they divided. This phase in the life of the cell constitutes their cell cycle.
The what do you mean to the cell cycle? There is a cell cycle. You can use the term a mother or parent cell for the cells that is undergoes division, and the daughter cells for the ones that are the result of the division. Before each daughter cell undergoes to division, it must be grow to be the same size as the mother cell. We can design this distinguish two main phase in the life of cell: interphase, non-divided period, growth phase, and second is a dividing phase, also is called to the M phase. The M for a mitosis or metastasis. Friend, intraphase is a growth phase and divided phase is a almost M phase. Mean mitosis and metastasis. Here is the intraphase. Interphase means the inter in a between the interval between two consequent cells division in the term intraphase. Intraphase at which their cell is not dividing. It is the longest period in the cell cycle. So in this figure, their interface is subdivided into three main periods: is G1, S, and G2. Here G1, gap 1. Phase is the first phase of growth. This is the longest phase. Lot of protein and RNA are synthesized during this phase. When the G phase is only for the longest phase. Here protein and RNA is synthesized this phase. So S are synthetic phase. It is a common next lot of DNA is a synthesis a chromosome containing a single double helical strand of DNA molecules. After the S phase, each chromosome become a longitudinous double expect at a centromes, and there it has the two molecules of DNA and the two chromatids. There each chromatid is contained to the molecule of DNA. The two chromatids are joined by their centromes and which do not divide at the stage to form a single chromosome. Shown in this picture. Here showing this picture, the G1 says is a when the S go to the S phase and go to the G2 phase, and here is a metasis. The interface is under their cycle. The cell cycle consists of various stages G1 and S, G2 and M phase. There is an important diagram for exam view. The next is G2, gap 2 phase. Whatever protein included to the histone are synthesized in this phase. The histone protein is synthesized in this phase. Cytoplasmic organelles and such as the mitochondria and Golgi bodies get duplicated. A centroid is also divided into two centroids containing in a single cytosome. So the second part is the M phase or dividing phase. There is represented by their symbol of M. It is a metasis or metasis. Given the figure, mitosis occurred so that during two period of chromatids and separate and the daughter chromosome. The daughter chromosome go to a daughter nucleus and cytoplasma divided from the two identical daughter cell. तो ये टॉपिक जो है कोशिका विभाजन, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो होता है कोशिकाओं का विभाजन होता है, यानी सेल डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें जो है आपको पता ही है कि छोटा सा जीव जब जन्म लेता है, चाहे अगर वो स्टार्टिंग स्टेज में हो तो कितना छोटा होता है और होते होते जो है इतना बड़ा बन जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ये सब का कारण जो है कोशिका का विभाजन। कोशिका जो होती है वो विभाजन करके जो है इतना बड़ा सेल्स में कन्वर्ट कर देती है, यानी आपको पता है कि जो इंसान होती है लाखों करोड़ों मिलियन सेल से बने होते हैं, तो ये सारे डिवीज़न के कारण ही संभव हो पाता है। तो इसी के विषय में जो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कोशिका विभाजन किस प्रकार होती है और ये हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों है। कहते हैं एक अकेली कोशिका बार बार विभाजित होती रहती है और एक बहुकोशीय जीव का निर्माण करती है, जैसे कि ह्यूमंस होते हैं या कोई भी जीव हो। एक कोशिकीय में हमेशा याद रखना कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ विभाजित होकर अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में जो होती है सिंपल जो होती है विभाजित होकर जो है अलग में कन्वर्ट हो जाती है। कहते हैं क्षतिग्रस्त उत्तकों के स्थान पर नई कोशिका बन जाती है। आपने देखा होगा कभी आपको चोट लग जाती है, ठीक है, तो चोट लगने के बाद जो उसके ऊपर परत चढ़ जाती है और उस पर नई कोशिका आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये सारे जो होते हैं सेल डिवीजन के कारण ही संभव है। अगर सेल डिवीजन ना हो तो जो चीज़ कट पड़ गई है वो सदैव ही वैसा ही बना रहेगा और जो रक्त है उसका जो है हर्ष हमेशा
होता रहेगा। इसलिए कोशिका विभाजन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार सभी जीवों में कोशिका विभाजन एक महत्वपूर्ण क्रिया है। और इस पाठ में आप कोशिका विभाजन के दो विविधाओं उनमें से निहित क्रियाक्रम का अध्ययन भी करोगे और समझोगे। कहते हैं बहुकोशिकीय जीवों में अधिकतर कोशिकाओं में वृद्धि और फिर विभाजन होता है। पहले वृद्धि फिर विभाजन होता है। लेकिन प्राणी की तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका तथा पादपों की रक्षक कोशिका विभाजित नहीं होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखती है कि तंत्रिका कोशिका और पेशी कोशिका और पादप की रक्षक कोशिका यानी गार्ड सेल्स ये कभी विभाजित नहीं होती। देखिए ये पीएमटी का क्वेश्चन बनता है कि जो प्राणियों में कौन कौन सी चीज़ों का जो होता है विभाजन नहीं होता है। तो याद रखना तंत्रिका कोशिका, पेशी कोशिका और पौधों में सिर्फ जो होता है गार्ड सेल्स उसका विभाजन नहीं होता है। तो कहते हैं पीएमटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे कन्फ्यूज में जाते हैं ये क्वेश्चन आता कहाँ से है। मैं तो विश्वास है कि जो मैंने वीडियो डाला अगर वो आप लोग अच्छे से कर लेते हो ना तो पीएमटी के भी आप मार्क दे सकते हो, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है, कहते सभी जीवों में कोशिका विभाजन की प्रक्रिया प्राय एक समान होती है। देखिए सभी जीवों में कोशिका विभाजन जो होती है एक समान नहीं होता है। कोशिका वृद्धि की जो है प्रवस्था से गुजरती है, हर एक स्टेज से गुजरना इसका बनता है। तब उपरांत वे विभाजन से पूर्व जो है गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी कर देने में सक्षम हो जाते हैं। यानी जो गुणसूत्रों की संख्या होती है उसको क्या करते हैं दोस्तों, दुगुनी कर देती है, बढ़ा देती है। कोशिका के जीवन काल में होने वाली ये प्रवस्थाएं यानी जो ये सब फेस होती है, सारी प्रवस्थाएं जो होती है, सारे फेस जो होते हैं उसको हम कहते हैं सेल साइकिल यानी जो है कोशिका चक्र के रूप में हम जो है इसको परिभाषित भी करते हैं। कहते हैं कि कोशिका चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों होती है। देखिए सेल साइकिल जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है कि विभाजन हो रही कोशिकाओं को जो है मात्र या जनक कोशिका कह सकते हैं। यानी जो आपको पता है कि मदर सेल्स कहते हैं, यानी मात्र या जनक कोशिका कह सकते हैं। और इसमें जो है उत्पन्न होने वाली कोशिकाओं के संतति कोशिका यानी डॉटर सेल के नाम से भी जाना जाता है। यानी सतत कोशिका का मतलब होता है दोस्तों डॉटर सेल। इसे पहले की संतृप्त कोशिकाओं में और आगे विभाजन हो इसमें वृद्धि होना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि इसका आकार अपनी जो है मदर सेल के बराबर हो जाए। देखिए अगर डॉटर सेल जब तक वृद्धि नहीं करेगी तब तक कैसे मदर सेल तक पहुंचेगी। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए जो है डिवीजन वैल्यू जो है ये इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखता है। हम किसी भी कोशिका के जीवन काल में दो मुख्य अवस्थाओं से देख सकते हैं। देखिए कोशिका विभाजन के जो जीवन काल है उसमें जो है दो फेज को महत्व दिया गया है। एक जो है अंतरावस्था यानी इंटरफेस माना गया है, वो अवधि जिसमें कोशिका विभाजन नहीं हो रहे हो वृद्धि प्रवस्था कहलाता है, यानी उसको अंतराल अवस्था यानी इंटरफेस कहते हैं। दूसरा जो होता है वो है विभाजनकारी प्रवस्था यानी सेकेंडली जो होता है जिसे हम एम फेस भी कहते हैं। एम फेस में दो चीज़ें अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है जिसका हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं माइटोसिस या मियोसिस के लिए। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। उसके पश्चात जो है पहला अंतरावस्था। देखिए अंतरावस्था क्या होती है, अंतर का मतलब होता है दो के बीच में प्लस अवस्था यानी दो के बीच में क्या अवस्था है। तो दो अंतरांतों कोशिका विभाजन के बीच के अंतराल को अंतरावस्था कहते हैं। प्रस्ताव जिसमें कोशिका विभाजन नहीं हो रहे हो कोशिका चक्र में यह सबसे लंबी अवधि होती है। ठीक है, ये सबसे लंबी अवधि होती है। अंतरावस्था के तीन प्रमुख कालों विभाजित किया गया है G1S एंड G2। G1S एंड G2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। G1 गैप क्या होती है, देखिए इसमें बोला गया है G1 प्रस्तावना अर्थात पहली वृद्धि प्रवस्था यानी फेस, ये लंबी प्रवस्था होती है, लंबी जो होती है ये फेस होती है। इस फेस में जो है बड़ी मात्रा में प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है। देखिए दोस्तों जो पहला जो है G1 उसमें जो है काफ़ी अधिक मात्रा में जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो कि एक महत्वपूर्ण क्रिया है। उसके पश्चात दोस्तों आता है हमारा एस या संश्लेषित प्रवस्था। यह अगला प्रवस्था है। बड़ी मात्रा में जो है डीएनए का संश्लेषण होती है इसमें। देखिए जो एस फेस होती है ना उसमें अधिक मात्रा में जो है डीएनए का संश्लेषण होना निर्धारित होती है। कहते हैं एक गुणसूत्र में जो है डीएनए अणु एकल दोहरी सर्पल्स होती है, यानी अणु का जो है दोहरी एकल दोहरी सर्पल्स होती है। इस प्रवस्था यानी एस फेस के पश्चात प्रत्येक गुणसूत्र के जो है रज्जु अनुदैर्ध्य रूप से दोहरा हो जाता है, पर गुणसूत्र बिंदु जो है सेंट्रोमियर्स पर ऐसा नहीं होता है। अंतर डीएनए के दो अणु और दो क्रोमोटिन्स बन जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक क्रोमोटिन में डीएनए का एक अणु होता है और दो क्रोमोटिड सेंट्रोमियर्स द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जो अवस्था में विभाजित नहीं होता है उसको हम एकल गुणसूत्र कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में भी क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पर बताई गई G1 की फेस बताई गई है जो काफ़ी लंबी बताई गई हो, और
जो है एस का फेज जो है थोड़ा शॉर्टर है और G2 का जो है बहुत शॉर्टर है। यहाँ पर जो है एम मिटोसिस फेज भी दर्शाया गया है, यानी ये अंतरावस्था इंटरफेस को भी पूरी तरह से दर्शाया गया। यानी ये जो है क्वेश्चन चक्र में अनेक प्रवस्थाएं दिखाने का सबसे सरल और सरल साधन है, जिसमें G1 S और G2 और M को जो है रिप्रेजेंट किया गया है। उसके पश्चात दोस्तों हमारा है G2 यानी G गैप 2 प्रवस्था यानी फेस। इस जो फेस के दौरान और अधिक प्रोटीन हिस्टोन सहित का संश्लेषण होता है। यहाँ पर जो है हिस्टोन और प्रोटीन का जो है संश्लेषण होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिका द्रव्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ग्लोब्यूल का दुगुनी संख्या में बन जाती है। यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया ग्लोब्यूल का जो है दुगुनी संख्या में बनती है, जो कि महत्वपूर्ण एक बात रहती है। कहते हैं एकल सेंट्रोसोम के भीतर जो है स्थित सेंट्रोओल्स भी 2 सेंट्रोओल में बढ़ जाते हैं, तो ये इसका काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है। उसके बाद है एम प्रवस्था यानी विभाजनकारी प्रवस्था। यानी इस फेज का जो निरूपण संकेत एम द्वारा किया गया हुआ है, जैसे आप चित्र में भी देखे होंगे। ठीक है, एम म्यूटेसिस और मिटोसिस को दर्शाता है। ठीक है, कहते हैं इसमें सूत्री विभाजन मिटोसिस होने से इस प्रवस्था में क्रोमोटिन अलग हो जाते हैं और जो है संतृप्त गुणसूत्र बनाते हैं। संतृप्त गुणसूत्र जो है अतिरिक्त केंद्रित में चले जाते हैं और कोशिका द्रव्य जो है बढ़कर 2 सामान्य संतृप्त कोशिकाएं निर्माण करती है, जैसे कि कोई चीज का निर्माण हो। ठीक है, उसके पश्चात जो हमारा टॉपिक आएगा दोस्तों कोशिका विभाजन के प्रकार। द नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड ऑफ सेल डिवीजन। फ्रेंड, व्हाट डू यू मीन टू काइंड ऑफ सेल डिवीजन? टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन, mitosis cell division and meiosis cell division. There is a mitotic cell division. Cell division is a growth and replacement of older cells by new cells, wherein their 2 daughter cells are identical and similar to the mother cell in all respect. Their mitosis cell division occur in the haploids as well as diploid cells. The mitosis cell division occur in the garnet for a sexual reproduction to the produce gamete. Their resultant cell X in a female and sperm in the male possess the half and chromosome number of that present in the parent cell. Their mitosis cell division take place only on diploid cell responsible for the production of the haploids spore is our gamete. So mitosis means the mitosis is a thread. Thread means a mitosis division into the 4 phase or stage term as. That is the first phase is a paraphase, metaphase, anaphase and telophase. Their phase refer to the change taking place in the nucleus. Here shown in this diagram, the 2 chromosomes are dividing the paraphase, and there is a centralized phase is a centromere chromatids and there are spindle fiber aquatic. And secondly is a metaphases. Metaphases are 2 cells division by 2 different category. Their chromatid is a metaphase is divided and the anaphase. Here is a mistake of anaphase. Is a you put the F, so is a mistake of printing. There is a last is a telophase. There is a chromosomes or nuclear membrane refer a cell membrane cytokinesis and kinases of the later telophase. The stage of metaphase is a animal stage of premises. There is a just one pair of chromosome in the divided cell. There is show the diagram is a clarity of your mind. So nucleus divided first and then the whole cell division one of the nucleus to produce a 2 daughter cells nucleus is called kerokinesis division, and of the cytoplasma to give to the daughter cells is called cytokinesis. Here showing this a paraphase, it is a show the 3 subphases. The allele paraphases is the first is a centroid divided and the each of the 2 enteroids starting moving to about to the opposite pole of the nucleus of the dividing cell. So chromosome appear as a long thread and start coiling. The nucleus in case to becomes less distracted. Here is the paraphase and showing this diagram. The duplicated centroids and the nucleus and the metatubulus or spindle and duplicated the chromosome made of 2 chromatids. So there is so the clarity. The second is a middle paraphase. So chromosome condensations is the complete and they become a short and thick. Second is each chromosome is made of the 2 chromatids held together at their centromere, and each chromatids contain newly replicated daughter DNA molecules. And the third is a little paraphase. Here centroids reach their opposite pole of the dividing cell
and second is the some spindle fiber extend from to pole to be a quarter of dividing cell, and C is the nuclear membranes disappear, and nuclei is not a visible. And next is a metaphase. Here, a chromosome are brought to the equator of the cell with the help of the spindle fiber. So in this diagram, there is one chromosome made of two chromatids joined near their centromeres and equator. The pair of centromeres at one post, macrotubulus for their parts of the spindle, and chromatids joined to the spindle macrotubulus at their centromere. The B part is each chromosome become attached to the two spindle fiber by centromere, whereas each centromere is the joined to the opposite pole. The sister chromatids are not be yet separated, shown in this figure, and they become a centromeres are not divided. And the anyways is the centromere of all their chromosome divided, and then each chromatids become a chromosome. Spindle fibers contract and pull of the centromere to be a opposite pole. So else their chromosome are pulled by the spindle fiber to the opposite pole there, and centromere where they acquire various shapes such as the V, J or I depending upon to the position of centromere. And the D is the half of the number of chromosomes moved over to one pole and the other half to the opposite pole. The cytokinesis is begin as the cleavage for it to start from the periphery to about to center in animal cells, and the plant cells plate appear in the center that is grow centrifugally to about to variable. There is a so in this diagram. This diagram is a clarity for your mind. Their sister chromatid began to pull it to the opposite pole, and the macrotubulus of their spindle pulling the centromeres of their chromatid is a anaphase. Stage is anaphase. The next is telophase. Telophase is the chromosome uncoiled to form a chromatid network as their parent nuclei. So in this figure, telophase, and there is the clarity for your chromosome, and they are enclosed for the chromatid network in a telophase stage. Here is a B is a new nuclear membranes is a formed around to the each daughter nucleus. Nucleus is a appear again in the each newly formed daughter nucleus. There are next is cytokinesis. Here it is the process of the division of cytoplasma of a division cell into two. It is a narrates in the beginning of the telophase and the complete by the end of telophase. There is a mechanism of cytokinesis is different in the plant and animal cells. In animal cells, investigation of the plasma membranes proceed from to the periphery of their cell to about the entire. In a plant cell is a progroplast cell plate is began to form the center of the cell and then expand to about to periphery. And so in this picture, here in this cytokinesis, there is cytokinesis present of cellulose, cell wall, and cell membranes, nucleus, and there is the cytoplasma. And position of the cells is a plate formed with their equator of spindle. Pinna vasculus, there is a column to give rise to the new walls and membranes. Very important. The examiner is the asking for the question for exam. So this cytokinesis is important for exam view. And what is the significance of mitosis? Friend, what is the significance of mitosis? It is the equator division and the two newly formed or daughter cells are identically in all respects. And there is received to the same number of kind of chromosome as were in the mother cells. It is the only mode of reproduction in the unicellular organism, and it is a process by which the growth take place in the multicellular animals and plants by constantly adding a more and more cells. It is also play a role in the repair during to growth. For example, it would be a helix or regeneration of a damaged part, as in the tails of lizard. Friend, here is example of tail of lizard and the replacement of a cell lost during the chromonal wear to the tear as a surface cell is the skin of the red blood cell. The mitotic cell division limited unlimited. Friend, the growth by the mitosis occur in the limited or controlled manner to be extended to the require in the body. But at the time, due to some special case, the number of cells may be increased abnormally, which may be case of cancer. Cancer as the growth of mitosis division, it is an uncontrolled phase. So cancer is a dangerous for mitosis stage.
In a plant tissue culture, a cell from a plant can be grown in a nutrient mediums where it is divided repeatedly by the mitosis to give an undifferentiated cell mass called the callus. The capable of differential into a plant in their presence of nutrient and specific growth hormones. In animal stem, cell culture is also based on the ability of the cell to divide it and give rise to be cell of a specific type. तो दोस्तों यहाँ पर कोशिका विभाजन के प्रकार के बारे में हमने चर्चा करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं। एक सूत्री विभाजन होते हैं जिसको हम मिटोसिस डिवीजन कहते हैं, एक होता है असूत्री विभाजन जिसको हम मिटोसिस डिवीजन कहते हैं। देखिए इंग्लिश में जो यहाँ पर जो है प्रिंट मिस्टेक हो रखा है, ठीक है, मिटोसिस का मियोटोटिक्स लिख रखा है जो गलत है। ठीक है, यहाँ मिटोसिस आएगा। ठीक है, असूत्री का मतलब होता है मिटोसिस। सो आप मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, लिखे हुए पर इतना ध्यान ना दीजिए क्योंकि ये जो है मिस प्रिंट हो रखा है यहाँ पर वर्डिंग का। ठीक है, तो पहला याद रखना दोस्तों कि सूत्री जो है सूत्री विभाजन होता है, दूसरा जो था असूत्री विभाजन। तो पहले को जो है मिटोसिस कहा जाता है, दूसरे को मिटोसिस कहा जाता है। तो ये अत्यंत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा दोस्तों आता है इसमें कि पहला जो है सूत्री विभाजन यानी म्यूटेसिस। म्यूटेसिस ये विभाजन की वृद्धि के लिए तथा नई कोशिका द्वारा पुरानी कोशिकाओं के जो है प्रतिस्थापन के लिए होती है। यानी नई कोशिका का जो होता है पुराने कोशिका का प्रतिस्थापन के लिए होता है। कहते हैं सूत्री विभाजन में दो सदरी कोशिकाएं पूर्ण रूप से जनक कोशिका संतरिष्ट सामान्य होता है, यानी जो मदर सेल्स होता है उसके सामान्य होता है। कहते हैं सूत्री विभाजन अगुणित और द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में होते हैं, इसे हम समसूत्री भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है। ठीक है, ये कई जगह भी हमारे लिए उपयोगी सिद्ध भी होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है अर्धसूत्री विभाजन यानी म्यूटेसिस। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया कि यह जनन ग्रंथि यानी गेनार्ड्स ग्लैंड में होता है और लैंगिक जनन द्वारा युग्मक गैमेट के निर्माण के लिए होता है, यानी गैमेट जैसे बनती है उसके निर्माण में जो है म्यूटेसिस बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें परिमाणिक कोशिकाएं मादा में और अंडाणु नर में पांच शुक्राणु जनक कोशिकाओं में आदि संख्या में धारण करती है। यानी म्यूटेसिस डिवीजन जो होती है आप याद रखना कि मादा में जो होती है जैसे कि अंड का जो है निर्माण होती है और नर में जो होता है सब शुक्राणु यानी स्पर्म का जब निर्माण होता है तो इसमें जो है आधी संख्या में गुणसूत्र धारण करती है। ये विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में ही होती है जो अनगुणित बीजाणुओं या युग्मकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। इसे हम अर्धसूत्र भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। तो हमने जो है सूत्री विभाजन म्यूटेसिस और म्यूटेसिस के बारे में जो कि अर्धसूत्री विभाजन है हमने समझा। आगे हमारे समक्ष जो है कहते हैं सूत्री विभाजन का आखिर मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों सूत्री विभाजन का मतलब होता है मीटोस यानी धागे। आप समझोगे कि धागे जैसा जो है संरचना आपको दिखेगा जब इसको देखोगे। तो सूत्री विभाजन के है चार अवस्थाओं में बांटा गया है जिसको हम पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्चिम अवस्था और अत्यावस्था कहते हैं। इसको इंग्लिश में आपने पढ़ा भी होगा कि पेरोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। दोस्तों याद करना अत्यंत ईजी रहता है अगर आप अच्छे समझते हो तो मुझे नहीं लगता कि ये याद रखना बहुत ही मुश्किल आपके लिए होगा। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो इतना मुश्किल नहीं था इसको याद करना, और इसका डायग्राम तो बहुत ही मज़ेदार से किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग प्रोत्साहित करते हो, अगर अच्छा करते हो, आगे देखते हो या फॉरवर्ड भी करते हो तो हो सकता है कि मैं आपको जो है इसको हाथों से बना के और अच्छे से जो है इसको लेवल करके भी दिखाऊं। क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, मैंने पहले ही कह चुका हूं अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो आपको भी जो है अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ आपके समझ जो है त्रिपाणी स्टडी सेंटर प्रस्तुत होगा और आपके लिए जो है अच्छा से अच्छा करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, कहते हैं मुझे ना फालतू वाला काम करने आता है, ना मुझे वो कुछ और करने आता है, ना मुझे आपको अधिक डिजिटलाइज करना है, मुझे सिर्फ आपको समझाना है, आपके सिलेबस को आपको समक्ष रखना है। क्योंकि कहते हैं ना, देखिए दोस्तों, कहते हैं ना लोगों को कि दुनिया में हर कुछ समझ लो, नहीं, जो आपका सिलेबस है अगर आप उसी को लेकर अच्छे से चलिएगा ना तो एक अच्छा से अच्छा आप जो है बन सकते हो आगे चल के। आपको बहुत बायोलॉजी आपके हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो डॉक्टरी फील्ड हो, चाहे कोई भी टेस्ट फील्ड हो, जहाँ भी मर्जी जाइए। ठीक है, जब हम मेडिकल फील्ड में जाइए आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। लेकिन तब होता है जब आप अपना सिलेबस को अच्छे से समझ के आगे चलते हो। इसका कारण ये होता है दोस्तों कि देखिए जब सिलेबस बनाई जाती है तो सारी बातों को सोच के बनाई जाती है कि बच्चों को किस स्टेज पे क्या पढ़ाना है। ठीक है, तभी तो देखते हो कि कोई अगर नर्सरी क्लास के बच्चा होता है तो उसको हम पहले लाइन लगाना ही सिखाते हैं, चाहे आप अच्छे से स्कूल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ,
तो उसी तरह से सिलेबस जो ये लोग बनाते हैं या सिलेबस होती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, सिलेबस अपना देखते नहीं है और यहाँ वहाँ से जो है ज्ञान बटोरने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बच्चे पता क्या होते हैं, न घर के होते हैं न घाट के होते हैं, ये कुछ भी करने लायक ही नहीं रह जाते हैं फिर, क्योंकि कहते हैं उनको अधिक से अधिक जानकारी रखते हैं और उनको समझ ही नहीं रहता है। फिर कहते हैं अपना तो आप एग्जाम क्लियर कर नहीं पा रहे हो और आप यहाँ से वहाँ से ज्ञान के जो है भरमार करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। सिलेबस के रिगार्डिंग चलिए देखिए, सिलेबस कोई बनाई जाती है तो कुछ सोच समझ के बनाई जाती है और उस लेवल की बनाई जाती है, ठीक है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा तो विश्वास है कि जो बच्चा इस वीडियो को देख लेता है, अच्छे से समझ लेता है, उसका पीएमटी भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आगे चल के उसको बहुत ही हेल्पफुल साबित भी होगा। तो ये और भी अच्छा करेगा त्रिपाण स्टडी सेंटर। जब त्रिपाण सेंटर और बढ़ेगा तो कहते हैं ना, जो कहते समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ और बेटर होगा। तो इसलिए जो है आप त्रिपाण स्टडी सेंटर को आगे बढ़ाइए और भी अच्छा करे, इसलिए जो है आप प्रोत्साहित भी कीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है। चलिए ये बात तो था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो हमारा मेट्रिसेस डिवीजन यानी सूत्री विभाजन जो होती है वो 4 अवस्थाओं से गुजरती है, जिसको हम पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्चिम अवस्था, अत्यावस्था कहते हैं। यानी प्रोफेस, मेटाफेस एंड एनीफेस एंड टेलीफेस में विभाजित होती है। ये प्रवस्थाएं केंद्र न्यूक्लियस के अंदर होने वाली परिवर्तन को संकेत करती है। ये याद रखना कि जो न्यूक्लियस में परिवर्तन होता है उसको ये चारों जो है संकेत करता है। पहले केंद्र विभाजित होता है और तब उपरांत पूरी कोशिका विभाजित होती है। एक कोशिका के विभाजित होने पर 2 संदृढ़ कोशिका बन जाने क्रिया को जो है कैरियोकाइनेटोसिस कहा जाता है, यानी कैरियोकाइनेटोसिस कहा जाता है। कहते हैं कोशिका द्रव्य के विभाजित होने से 2 संदृढ़ कोशिका बन जाती है। इसे हम साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन भी कहते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी बनता है। यहाँ पर जो एक डायग्राम दिखाया गया होगा आपके समक्ष, ये डायग्राम अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कहते हैं पहले स्टेज में आप देखोगे तो जो 2 दिया गया है आप केले के शेप में आप देख सकते हो, तो ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। इसको आप देखोगे इसमें मदर और जो है फादर का दोनों का गुण सूत्र जो होते हैं इसी में अटैच होते हैं, ठीक है। अगर रंगील आप देखोगे ना तो इसमें आपको दिखेगा कि ये जो होती है, जो क्रोमोसोम होती है आपस में जो बढ़ता है वो माता और पिता दोनों का क्रोमोसोम होता है, यानी 2 जोड़ी यहाँ पर दिखाया गया है। तो यही धीरे धीरे जो है डिवीजन करके एक नया सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपने देखे होंगे कि इसमें 3 फेस अभी जो दिख रहा है, पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था और पश्चिम अवस्था जो है यहाँ पर दिखाया गया है। तो पहले में तो आपको पता है कि पहले तो थोड़ा सा जैगोट बनती, छोटी सी बनती, जिसमें ठीक है सेंट्रोमेयर्स, सेंट्रिओल्स जो है प्रोफेज में आता है और सेंटीमियर्स जो होती है क्रोमोटोम्स में तंतु जो बनती है धीरे धीरे बनती है और धीरे धीरे जो होता है मध्य रेखा में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो पार्श्व अवस्था में आती है तो क्रोमोटिड्स होता है, लेकिन जब अंतावस्था या लास्ट फेज में जब जाता है तो जो होता है ये अलग बनने कोशिका झिल्ली सकुर्ती चली जाती है और ये 2 सेलों में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये धीरे धीरे जो होता है क्रोमोसोम के अंदर झिल्ली जो है पुण्य बन जाती है। तो इस प्रकार जो होता है एक प्राणी कोशिका में सूत्री विभाजन की अवस्था यह मानते हुए कि विभाजनकारी कोशिका केवल एक जोड़ी गुणसूत्र था और इस तरह से जो है इसकी पूरी अवस्थाएं गुजरती है। कहते हैं आगे पूर्व अवस्था, इसमें 3 जो है उप अवस्थाएं दी गई। जो पूर्व अवस्था होती है इसके 3 अवस्थाओं में जो है बांटा गया है और ये 3 अवस्थाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। और इसका सबसे पहला अवस्था तो यही आता है आरंभिक पूर्व अवस्था, यानी अर्लियर प्रोफेस। इसमें दोस्तों जैसे डायग्राम में भी आप देखोगे प्रोफेस पूर्व अवस्था को दिखाया गया है, ठीक है। इसमें जो है क्लैरिटी करने की पूरी कोशिश की गई है। तो इसमें बताया गया है कि सेंट्रिओल विभाजित होती है और 2 सेंट्रिओल्स में प्रत्येक विभाजनकारी जो होती है जो है कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर जो है पहुंचने लगती है, यानी जो विपरीत होती रहती है एक दूसरे से दूर होने लग जाती है और विभाजित होने की कोशिश करती है। जैसे आपने पहले भी डायग्राम में देखा होगा, गुणसूत्र जो है लंबे सूत्र के रूप में दिखाई देते हैं और कुंडलित होने लग जाती है, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है दोस्तों, कुंडलित बनाने लग जाती है, जो कि इसको बहुत ही महत्वपूर्ण बनाता है। उसके पश्चात केंद्र का विस्तार होने लगता है और इसकी जो है स्पष्टता कम होने लग जाती है। उसके बाद मध्य पूर्व अवस्था में क्या होता है, यानी मिडिल फेस में क्या होती है, गुणसूत्र का सदन पूरा हो जाता है और ये छोटा और मोटा भी हो जाता है, यानी ये छोटा भी हो जाता है और ये मोटा भी हो जाता है। उसके पश्चात प्रत्येक क्रोमोसोम 2 क्रोमोटिन्स का बना होता है जो अपने अपने सेंटीमियर पर जो है परस्पर जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये आपस में जो है जुड़े रहते हैं। कहते हैं प्रत्येक क्रोमोसोम में नव जो है प्रतिकृति बने और संतुलित डीएनए अणु विद्यमान रहता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इसको बनाता है।
उसके पश्चात जो है हमारे समक्ष है उत्तर प्रव अवस्था यानी लेटर फिर फेस। दोस्तों इसमें यही होता है कि सेंट्रोल जो है विभाजनकारी कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, यानी अलग अलग वो डिवीजन कर जाते हैं। कुछ जो है तर्कतंतु ध्रुव से लेकर कोशिका के मध्य भाग तक फैल जाती है, यानी ये जो होते हैं तंतु धीरे धीरे जो है मध्य भाग तक ये फैल जाती है। केंद्र की झिल्ली जो है लुप्त हो जाती है, जो केंद्र की झिल्ली होती है यानी सेंट्रोमर्स जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या जाती है दोस्तों, लुप्त हो जाती है यानी खत्म हो जाती है। कोशिका जो होता है दृष्टिगोचर नहीं होती, यानी कोशिकाएं जो होती है दृष्टिगोचर नहीं होती, गायब नहीं होती, वो दिखती है। उसके पश्चात हमारा आ जाता है मध्यम अवस्था यानी मेटाफेज। मेटाफेज जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही जो है अपना प्रभावशाली मध्य अवस्था में दिखाई जा गई है, जैसे कि आप देख भी सकते हो। कहते हैं गुणसूत्र जो होती है तर्कतंतु की सहायता से अब कोशिका के मध्य भाग और गति करते हैं। इसमें जो है प्रत्येक गुणसूत्र जो है सेंटीमियर द्वारा दो जो है तर्कतंतु के साथ जुड़ा होता है, जबकि प्रत्येक सेंटीमियर जो है विपरीत ध्रुवों से जुड़े होते हैं। जैसे कि आप अभी देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर जो है दूसरे साइड चली जाती है, यानी इसके विपरीत साइड जो गुणसूत्र है जाती है। कहते हैं सिस्टर क्रोमोडिट्स अभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए होते हैं, जैसा कि चित्र में भी दिखाया है, ये अलग अभी नहीं है क्योंकि ये सेंटीमीटर जो विभाजित नहीं हो पा रहा है। तो मध्य अवस्था के जो है डायग्राम में भी पूरा क्लैरिटी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश भी किया गया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है पार्श्व अवस्था यानी एनाफेज। एनाफेज का भी अपना एक महत्व है। कहते हैं सभी गुणसूत्रों को जो है सेंटीमीटर विभाजित हो जाती है और फिर प्रत्येक क्रोमोडेट एक गुणसूत्र बन जाता है, यानी इनका जो होता है गुणसूत्र बनता है। कहते हैं तर्कतंतु संकुलित होने से और सेंटीमीटर के विपरीत ध्रुवों की ओर जाने में लगता है, यानी ये तो दोनों जो होते तो दोस्तों होता है वो सेपरेट जब होती है तो ये दोनों जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ये मूव करती है। यही तो इसकी खासियत, तभी तो एक नया जो सेल है वो जो है निर्माण होगी। कहते हैं जब गुणसूत्र जो है अपने सेंटीमीटर द्वारा तंतु जो है तर्कतंतु से विपरीत ध्रुवों की ओर खींचे जाते हैं तो विविध आकृति जैसे वी जे या आई के हो जाते हैं और अलग अलग आकृति का बनना सेंटीमीटर की स्थिति पर निर्भर करती है, यानी कैसा बनेगा वो सेंटीमीटर पर निर्भर करता है। उसके बाद है हमारे समक्ष आधी संख्या के गुणसूत्र, जैसे क्रोमोडिट एक ध्रुव की ओर गति करते हैं और दूसरे आधी संख्या गुणसूत्र दूसरे ध्रुव की ओर गति करते हैं और गति करके जो है एक अलग गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो यही बात जो है इंपॉर्टेंट इसको बनाता है। साइटोकाइनेसिस जो है आरंभ हो जाती है क्योंकि अब प्राणी कोशिका में वृहद खांच यानी क्लेवेज फोर्क का बनना परिधि केंद्र की ओर आरंभ हो जाती है, यानी क्लेवेजिंग होना दोस्तों यहाँ पर शुरू हो जाती है। कहते हैं पादप कोशिका में जो है कोशिका प्लेट केंद्र में बनता है और अब केंद्रिक वृद्धि पर जो है परिधि की ओर जाता है। उसके पश्चात जो हमारा अंतिम है वो है टेलीफेस। ठीक है, टेलीफेस में आप देख भी रहे होंगे, इसका डायग्राम भी है जो कि जहाँ पर जो है दो जो है डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, यानी दो सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसमें गुणसूत्र अब कुंडलित होकर क्रोमेटिन जालक का निर्माण करना आरंभ कर देते हैं, जैसा कि जनक केंद्रक में होता है। प्रत्येक जो है केंद्रक के चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली बन जाती है और प्रत्येक नवनिर्मित संद्रिक केंद्रक में केंद्रिका फिर से दिखाई देने लग जाती है, यानी फिर से जो है न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, उसके पश्चात जो है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम भी देखते होंगे। दोस्तों ये डायग्राम जो है कई बार महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामिनरों का फेवरेट रहा है और कई बार एग्जाम में आया भी है, तो इसको आप अच्छे से जो है इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये मेरा विश्वास है कि ये आने की चांसेस हमेशा एग्जाम में रहता है, कई बार आ चुका है, तो ये डायग्राम को जो है कर लेना। कहते हैं ये विभाजनकारी कोशिका को जो है कोशिका द्रव्य के दो भागों में विभाजित होने की प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत जो होती है अत्यावस्था के शुरू में ही आरंभ हो जाती है और अंत्यावस्था समाप्त होते होते यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। कहते हैं पादप कोशिका प्राणी कोशिका जो है साइटोकाइनेसिस अलग अलग प्रकार से होते हैं। प्राणी कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली का जो है अंत वल्य कोशिका भित्ति की परिधि के अंदर की ओर होती है, यानी कि उसका कोशिका भित्ति होती है अंदर की तरफ होती है। पादप कोशिका में जो होता है फ्रेगमेंटोप्लाज्म कोशिका पट्टल कोशिका केंद्र में बना आरंभ हो जाती है, तब परिधि की ओर ये फैल जाती है। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में अभी आप देखोगे, सबसे पहले जो हमारा देखोगे कि जो है यहाँ पर परत दिखाई गई है वो स्लोस युक्त कोशिका भित्ति है। दूसरा जो है कोशिका झिल्ली है। ठीक है, उसके बाद केंद्रक पाया गया है और उसी के अंदर जो है केंद्रक द्रव्य जो है पूरे में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें जो है कोशिका प्लेट की स्थिति पूर्व तर्क में भी दिखाया गया है।
वेसिकल की देखा जो है संगलित होकर नई बत्ती और झिल्ली बनाती नजर आ रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सूत्री विभाजन का महत्व। देखिए सूत्री विभाजन जो है कई मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, इसलिए सूत्री विभाजन जो है इसका महत्व भी अपना एक स्थान रखता है। कहते हैं एक जो है समसूत्री विभाजन है और इससे बनने वाले दो संतृप्त कोशिकाएं सभी जो है दृष्टि के सामान्य ही होते हैं। इन संतृप्त कोशिकाओं में उतने ही तथा उसी प्रकार के गुण पहुंचते हैं जो कि जनक कोशिका में होता है। एक कोशिका जीवों में जनन की यह एकमात्र विधि है। इस प्रक्रिया द्वारा प्राणी और पौधों में निरंतर अधिक कोशिकाओं को बढ़ते रहने के कारण वृद्धि होती रहती है। तभी तो जो है छोटा सा बच्चा इतना बड़ा हो जाता है इन्हीं कोशिका विभाजन के कारण। वृद्धि के दौरान यह मरम्मत में भी योगदान देता है, यानी वृद्धि में अगर कोई चोट फूट लगता है तो उसमें भी जो है अपना योगदान देता है। उदाहरण के लिए घाव के भरने में, क्षतिग्रस्त भाग फिर से बनने में। जैसे छिपकली कटी हुई पूंछ, आपको पता ही होगा कि छिपकली जो है अपने प्रेडेटर से बचने के लिए यानी अपने दुश्मन से बचने के लिए अपना जो है पूंछ को त्याग देती है। फिर क्या होता है उसमें दोबारा से पूंछ का जो है निर्माण हो जाती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है उसके लिए, ठीक है। सामान्य टूट फूट के दौरान नष्ट हो गई कोशिका को जो है प्रतिस्थापन करता है। कहते जैसे कि त्वचा की सतही कोशिका के अलग अथवा लाल रुधिर कोशिकाओं के मामले में भी ये पाई जाती है, जो कि इसको काफ़ी महत्वपूर्ण बनाता है। उसके बाद हमारे समक्ष जो है कोशिका सूत्री विभाजन यानी सीमित तथा असीमित। देखिए दोस्तों, कोशिका सूत्री विभाजन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि कई जगह पर इसका काम अलग ही होता है। कहते सूत्री विभाजन के जरिए वृद्धि सीमित और नियंत्रण तरीके से उसी सीमा तक होती है जितनी की शरीरों को आवश्यकता होती है, लेकिन कभी कभी कुछ विशिष्ट कारणों से कोशिका की संख्या में असामान्य रूप से वृद्धि होने लग जाती है, यानी प्रक्रिया असीमित चलती है जिसके कारण आपको कैंसर भी हो सकती है, क्योंकि कैंसर होती भी है इन्हीं कोशिका विभाजन की वजह से। और मान लीजिए कोशिका विभाजन ना हो तो कैंसर होने के चांसेस भी नहीं होगा। तो क्योंकि हम किसी चीज़ को इरिटेट कर देते हैं तो वो क्या करता है, कैंसर कोजिंग करने की कोशिश करता है। कहते हैं पादप संवर्धन में एक पादप कोशिका को पोषक माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है, जहाँ सूत्री विभाजन द्वारा यह बार बार विभाजित होकर अविभेदित यानी अनडिफरेंशिएटेड कोशिका जो है पुंज उत्पन्न करती है, जिसे हम कैलस कहते हैं। कैलस जो होता है जो पोषण तत्वों को जो है विशिष्ट वृद्धि हार्मोन की उपस्थिति में एक पादप में विभेदित हो जाता है। प्राणियों में भी जो स्टोम सेल संवर्धन यानी स्टेम सेल कल्चर कोशिका के विभाजन क्षमता पर ही आधारित होती है, जिसके कारण विशेष प्रकार की कोशिका बनने लगती है। The next topic is meiosis cell division. Friend, here is a mistake of printing is a mitotics is a wrong pronunciation. MEIOTIC is wrong. It is a meiosis cell division. Okay, means a GK is a meiosis means make a smaller. Asisma means action. So meiosis is a cell division. This division is also known as the reduction division. Is a reduction division, but why this name? Why this name? This is because this kind of cell division is a normally chromosomes member of the mother cells is reduced to the half in a daughter cell. Friend, why it is called a meiosis cell division? Means reduction division. There is a name of coming. There is a chromosome number of the mother cells is reduced to half in a daughter cell. The normally chromosomes number is a human beings is 46, means 26 pair of chromosome. But as a result of meiosis in ovary and testes, this number is a 1 to 23 in the daughter cells is called sperm or the eggs. And where does it occur? It occur in the reproductive cells in the testes of male and in their ovaries of female animals, and the plant in the polymerase mother cells of the anthers male organs, and in the megaspores mother cells of ovaries female organ of the flower. And why does it occur? It means the chromosome number is reduced to half so that when it develops at the fertilization, zygote formation, during the reproduction, it is once again become a restored to be a diploid state. The number of chromosomes remain to constant in the species and generations after generation. Cell divided is a mitotically in their organism that are reproduce vegetatively and asexually. Thus, there are no change in the number of chromosomes, but sexually reproducing organs from a gamete such as the sperm in a male and ova in a female.
The male and female gamete fuse to from the zygote which develop into the new individual. There is, if these gametes were produced by the mitosis, their offspring are developing from to zygote, then would we have to double the number of chromosomes in the next generations. Every living organism has a defined a number of chromosomes in its body cells. Example, onion cells is a 16, potato cell is a 48, and horse is a 64, man is a 46. There is the dividing of chromosome. Friend, onion cell is a 16 chromosome, potato is a 48, horse has a 64 chromosomes, and man is a 46. Therefore, to keep the chromosome number of constant to reproductive cells of the parents, and ovaries and testes animals, and the pollens mother cells in the anther, and there are megasporous mother cells in the valules inside their ovaries in plant, divided through the mitosis. Here, shown in this picture, the cell ball formation after the mitosis in a plant cells. There is a mitosis in a plant cell. There is a spindle cells, a quarter, a new cells ball forming, and complete cells ball separated daughter cell in this stage. Yeah. How does the mitosis occur? How does the mitosis occur? Mitosis is characterized by the two successive divisions of the nucleus, mitosis 1 and 2, and cytoplasma, where is the chromosome divided only once. The phase of the mitosis division are given flow chart through there. The interphase, which is the precede to the onset of the mitosis, is a similar to be interphase, which is a precede to mitosis. At the S phase, the DNA molecules of each chromosomes duplicate to give rise to be two DNA molecules, and hence two chromatids are there found in the one chromosome attached to a single centromere. Here, show this is flow diagram. There is mitosis division. Mitosis division is the two phases converted, mitosis 1 and mitosis 2. Here is the mitosis 1 divided by the prophase, metaphase, anaphase, and telophase. And there are paraphase division by leptoteins, zygoteins, patoteins, and diploideins, and allokinesis. And second is the second phase mitosis. There is a divided by paraphase 2, metaphase 2, and anaphase 2, telophase 2. There is a division. The mitosis 1 and mitosis 2 are the continually and have been to divided into the substage. Only one for there is a convention to study a process of nuclear division. तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जो है सूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन कर रहे हैं, तो हमने जो है सूत्री विभाजन पहले कर चुके हैं जिसको हम म्यूटेसिस कहते थे. अब जो हम करेंगे असूत्री विभाजन जिसको हम म्यूटेसिस कहेंगे. ऐसे इंग्लिश में जो है मिसप्रिंट हो रखी है, तो आप कंफ्यूजन मत होना, वहाँ पर जो है म्यूटेसिस नहीं है, म्यूटेसिस है. ठीक है. तो कहते हैं कभी कभी किताब छापने वाले भी गलतियां करते हैं, तो गलतियों को सुधारना ही हमारा काम है. तो ये आप ध्यान रखना कि उसमें मिसप्रिंट है, तो ये बात को लिए मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिसप्रिंट हो रखा है, तो उसको आप म्यूटेसिस ही पढ़िएगा. ठीक है. क्योंकि ये असूत्री विभाजन है तो उसको म्यूटेसिस ही कहा जाता है, म्यूटेसिस नहीं कहा जाता है. ठीक है. इसी विभाजन को जो न्यूक्लियस विभाजन भी कहते हैं. यानी आपको पता होना चाहिए कि म्यूसोम्स का नॉन्स का मतलब है छोटा बनना और सिस का मतलब था क्रिया. यानी इस विभाजन को जो है न्यूनकारी विभाजन या डिडक्शन ऑफ डिवीजन भी कहते हैं. और इस कोशिका विभाजन में जनक कोशिका के सामान्य गुणसूत्र संख्या संयुक्त कोशिकाओं का घटक आधी रह जाती है. जैसे उदाहरण के लिए आपको पता ही होगा कि मनुष्य में सामान्य गुणसूत्र की संख्या जो होती है 46 होती है. यानी इसका जोड़ा जो होता है 23 जोड़े पाए जाते हैं. तो 46 होते हैं और 23 जोड़े जो हैं पाए जाते हैं. यानी इसमें जोड़े के रूप में अगर देखोगे तो 23 जोड़े होते हैं. लेकिन अंडाशय और जो भूषण में असूत्री विभाजन के फलस्वरूप संयुक्त कोशिकाओं की संख्या घटकर आधी अथवा 23 रह जाती है, जो कि इसको बहुत ही अलग बनाता है और विशिष्ट बनाता है. कहते हैं असूत्री विभाजन कहाँ होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है. यह विभाजन जनन कोशिका में होता है. उदाहरण के लिए नर प्राणी के जो है भूषण में और मादा के अंडाशय में होती है. और पौधों में जो है प्राग कोशन में यानी नर जनक अंगों के प्रागण जनक कोशिकाओं में पुष्प के अवशोषित को जो मेगास्पोर जनक कोशिकाओं में बनता है. तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो यहाँ पर जो है मिटोसिस का अपना एक योगदान होता है और इसी से जो होता है नया जीव की उत्पत्ति होती है. तो मिटोसिस डिवीजन इसलिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हम इसको अर्धगुणसूत्री कहते हैं, क्योंकि ये मादा जनन अंगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. उसके बाद कहते हैं अर्धगुणसूत्री विभाजन क्यों होते हैं आखिर. कहते हैं म्यूसोसम में जो है गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी रह जाती है
और निषेचन युग्मक निर्माण के दौरान जब यह संख्या दुगनी हो जाती है तब यह संख्या फिर से सामान्य हो जाती है। किसी भी स्पीशीज के गुणसूत्र की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बनी रहती है, यानी जो गुणसूत्र होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं और ट्रांसफर होना ही इनका कार्य है। कहते हैं उन जीवों में जो कार्य कुल अलैंगिक रूप से जनन करते हैं कोशिका सूत्री विभाजन से विभाजित होती है और इस प्रकार उसे गुणसूत्र की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जीव जो होते हैं गैमेट युग्मक उत्पन्न करते हैं और ये नर में जो है शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु उत्पन्न करते हैं। नर व मादा युग्मक जो है परस्पर संगलित होकर युग्मक यानी जायगोट बनाते हैं जो कि परिवर्धित होकर नए जीवों का रूप ले लेते हैं। ये नर तथा मादा में जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं मादाओं में जो है अंडाणुओं के लिए ये अत्यंत इंपॉर्टेंट होता है और नर में जो है शुक्राणु के लिए। कहते हैं इनमें जो होता है मादा युग्मक गैमेट बनाती है और संलग्न होकर युग्मन यानी जायगोट बनाते हैं जो परिवर्तित होकर नए जीव का रूप ले लेते हैं। आपने देखा ही होगा जब बच्चे का निर्माण होता है तो ये मिसेसिस डिवीजन ही होता है। ठीक है, आप सोचते हो कि मिसेसिस डिवीजन जो है क्या होगा कार्य। दोस्तों आपको पता है जब जीवन की उत्पत्ति होती है, जब जो स्पर्म जो होता है अंडे में मिलता है तो वो वहां पर जो होता है कुछ दिन क्लीवेजिंग होती है। ठीक है, ये क्लीवेजिंग स्टेज जो होती है मिसेसिस डिवीजन के कारण ही होती है। तो तब जाके जो है अंडे आपस में जो है जो स्पर्म होती है डिवीजन खुद को करके एक नए बच्चों में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, कहते हैं यदि ये युग्मक जो है सूत्री विभाजन के जरिए बनने होते हैं तो अगली पीढ़ियों में जो है युग्मक से बनने वाले संतति में जो है गुणसूत्र की संख्या दुगनी हो जाती है। यानी प्रत्येक जीव प्राणी के कार्य कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या जो होती है एक निश्चित होती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे तो प्याज की जो कोशिकाओं में जो है 16 क्रोमोसोम होते हैं और आलू में जो है 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हो कि प्याज में 16 होते हैं, आलू में 48 होते हैं, घोड़े में जो है 64 होते हैं और मनुष्य में जो है 46 होते हैं। तो इसलिए जो क्रोमोसोम की संख्या को स्थिर रखने के लिए जनकों की प्राणियों में अंडाशयों और जो है भूषणों के और पौधों में परागण कोश के पराग जनक कोशिकाओं अंडाशय के भीतर बीजांडों में जो है मेगा स्पोर जनक कोशिका जनन कोशिका एक विशिष्ट किस्म के विभाजन द्वारा बांटती है जिसे हम अर्धगुणसूत्र कहते हैं। यानी जो भी विभाजन होती है वो होती है अर्धगुणसूत्र के कारण जो है ये विभाजन संभव हो पाता है। जैसे कि आप चित्र में भी देख सकते हो, चित्र में भी साफ दिखाने की कोशिश किया गया कि पादप कोशिका में जो है असूत्री विभाजन के परिणाम से कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ है। पहले में देखोगे डायग्राम में जो है तंतु कोशिका जो मध्य तल है वो डिवीजन कर गई है और जो है नई कोशिका जो निर्मित भित्ति बनाना स्टार्ट कर दिया है। और एटलीस्ट जब ये पुण्य बनता है जो सेकंड डायग्राम में बताता है कि पुण्य बनी जो है कोशिका भित्ति से कोशिका को अलग करती हुई दिखाई दी गई है। तो इस तरह से जो है विभाजन होता है और कहते हैं ना कुछ फादर का और कुछ मदर का गुण जो है बच्चों में ट्रांसफर होती रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है, ऐसा कैसे किया जाता है। कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन की जो है खास बात यह है कि इसमें जो प्रत्येक मियोसिस 1 और 2 कोशिका द्रव्य क्रमश 2 बार विभाजित होती है। जब जो है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम एक ही बार बढ़ते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के प्रवस्था का प्रभाव अरेख जो है कुछ नीचे दिखाया भी गया है जिसमें पूरी बात क्लैरिटी हो जाएगी। कहते हैं मियोसिस आरंभ होने से पहले ही जो अंतरावस्था इंटरफेज जो है मियोसिस आरंभ होने से पहले की अंतराल के समान नहीं होती है। इस व्यवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र का डीएनए दुगुनी होकर 2 डीएनए अणु प्रदान करती है और इसलिए ये गुणसूत्रों में 2 क्रोमोटिड्स पाए जाते हैं जो एकल सेंटीमीटर्स पे जुड़े रहते हैं। यहाँ पर आपके समक्ष एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें पूरा क्लैरिटी है कि मियोसिस जो होती है 2 भागों में बढ़ जाती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। और जो मियोसिस 1 होती है वो जो है 4 अवस्थाओं में बढ़ती है, पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्चिम अवस्था, अत्यावस्था। और जो पूर्व अवस्था होती है वो जो होती है 5 भागों में बढ़ती है। ठीक है, लेप्टोटीन्स में, जाइगोटीन्स में, पैकिटीन्स में, सिप्लोटीन्स में, डायोकाइनेसिस में। और जो मियोसिस 2 होता है वो भी 4 फेज में बढ़ता है, पूर्व अवस्था 2, पूर्व अवस्था 2, ठीक है, मध्य अवस्था 2, पश्चिम अवस्था 2, अत्यावस्था 2। ठीक है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है, इनको जो है विभाजन करना इनके जो गुणसूत्रों को आगे बढ़ाने के समान है। द फर्स्ट ऑफ द मियोसिस डिवीजन फर्स्ट like a mitosis, mimesis is a mimesis 1 also consists of 4 stages: paraphase 1, metaphase 1, and anaphase 1, and telophase 1. Here is the paraphase 1. There is the paraphase 1 is a mimesis 1 is a much longer is compared to the paraphase of mitosis. It is a further divided into the following 5 sub stages. The first is the leptostone, a GK lepto thing, then a thread. Here is a shown in this diagram.
The chromosome become a distracted and there appear a long and thin thread bearing a fine braid due to condensation of calling of DNA at a special point called chromosome. At the leptostone is the shown in this diagram. The each chromosome consist of two chromatids held together by the centromere, but they are not easily visible. And nuclear membranes are nuclei to are distracted. There is a next is a zygote. Zygoten mean is a GK is zygo pairing. Is a chromosome contains coilings and they become a shorter and thinner. That is similar to the homogenesis as a chromosomes start the pairing from a one end. The pairing is known as a symphosis. Then each pair of homologous chromosome is called bivalents. The nuclear membranes and the nuclei are distracted. There are zygotens shown in this picture. They are centromeres and a chromosome bivalent. They are a formation. The next is pacrodotens. Their GK fellow means think. There is the chromosome become a shorter and thinner due to the further coiling. And the each pair until called the bivalent showing to four chromatids senus to bivalent. They are also known as tetravalent. There is a crossover occur at the end of the penetrance is a break and exchange of the paired genes and occur between non-sister chromatids types of a homologous pair. The point of interchange and the rejoining a pair X-shaped and known as the sema is a purely sementa as are the point of crossover. So showing this diagram chromatids, centromeres and chimeras. There is a formation of new pastostine. They ask the diploptan. There is important. Diploptan is a diplo means double chromosome continued coiling to the further and become a shorter. The centromeres of the homologous chromosome start to depleting each other. The two non-sister chromatids of homologous pair of chromosomes remaining attached at a one or two pointed to the center. There is a nucleus and the nuclear membranes become indistracted. It is their symmetoma and that exchange of segment of the non-sister chromatids genes between to the homologous chromosome has taken place. The process of gene exchange is known as a genetic recombination. And their fifth is a diaconesis. Diaconesis is a GK is a di throw. It is a different direction. Kinosis means to motion. There is shown in this picture. The valence become to the shorter and thickness due to the maximum coiling. And the centimeters is a non-homologous pairs of homologous chromosomes of a bivalent move apart due to the repletion from each other. Consequently, there is a valence acquired various configurations such as the O, X, or A depending upon to the number of chromosomes per valent. The nuclear membranes and nuclei disappear. The spindle formation is the completely and sixth is the metaphysis one. There is a metaphysis one. There is a valence arranged to themselves at their equatorially split. The homologous chromosomes arranged in such a way that all maternal or all paternal chromosomes do not get attached to same pole. In other words, some maternal and some paternal chromosomes are joined to each other. So in this picture, the metaphysis is the balanced equator is divided by the two poles. The two poles is a chromosome divided by each other. The spindle fiber is attached at the centromere of the chromosome. There one centromere is valent is joined to one pole and second centromere to join to the opposite pole by their separate spindle fiber. The seventh is anaphase 1. There is spindle fiber shortened. There are centromeres of homologous chromosomes are pulled along by the spindle fiber to about the opposite pole. No division of centromere for here. There is a homologous chromosome and the pole divided by the two stage. Thus, there are half of the number chromosome, the each with their two chromatids of the parents, and shall go to the one pole and the remaining half to be opposite pole. Each set of chromosomes that move to be one pole consists of the mixture of the paternal, their maternal chromosome part, new genes combination. This is the basic reason for the mixing of the maternal and paternal genes in the product of mitosis. The 8 is the telophase first. There is the
So in this figure, here the separate of chromosome uncoiled in their new formative daughter nuclei. There the daughter nuclei have the half the number of centromeres there compared to that in their parent nucleus. But sign each centromeres has a two chromatids is the amount of DNA at the two poles at the telophase 1 is the same and 2 and diploid as the parents nucleus wherein their chromosome had a duplicated at the S phase. Their amount of DNA in the dividing cell up to anaphase 1 was 4n. The total cells now have half their amount of DNA as compared to that at the anaphase 1, that is 2n. Then nucleus repair and the nuclear membranes form. The rotor nucleus enter into the second mitosis division. There is shown in this picture there are independent two mitosis division for the metaphase 2 stage. Second is the mitosis division has to be same for a stage. Phase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Here is the call to the mitosis. There are not a mitosis. Mitosis is the wrong word. There is a mitosis division has to same for a stage. There is a phase 2, metaphase 2, and anaphase 2 and telophase 2. First is the phase 2. The chromosome shorten and the chromatids become restricted. The two chromatids of the each chromosome attached to their single centromere. Formation of spindle start, nucleus and the nuclear membranes begin to disappear. And second is a metaphase 2. Here showing this picture, they are divided by the two stages. The chromosome arranged themselves along the equator. The formation of spindle apparature is completed. There, the centromeres of each chromosome is attached by the two spindle fiber to be opposite pole. The anaphase 2, the centromere is each chromosome divided so that each chromatid has its own centromere and each chromatid is now is a complete chromosome. The chromatids get there is a respected their centromeres and they become a daughter chromosomes and begin to the move to about to the opposite pole due to a contraction of spindle fiber. The fourth is the telophase 2. The one reach of the pole, the chromosomes organize themselves into the haploids, daughter's nuclei. The nucleus and the nuclear membranes reappear. Each of the four daughter nuclei has a half the number of chromosome n as well as there of half of the amount of DNA is compared to the parents nucleus 2n. There are cytokinesis. The cytokinesis is that this may be occur in the two successive stages, one after meiosis 1 and the after meiosis 2. Some instance is occur by only after meiosis 2. Thus, the after mitosis cell division for a diploid cell are formed. The significance of meiosis it is a help to maintain a constant number of chromosomes in different generations of species undergoing to the sexual reproduction. The meiosis occur due to the gamete formation, gametogenesis, and the reduce the membranes of chromosome from the diploids to and to the haploid in their gametes. This haploid gamete fuse to be form a diploids gamete and due to the fertilization, the diploids is a zygote develops into the normal diploids individual. The meiosis establishes a new combination of characters due to be a mixing of parents and maternal chromosome and crossing over to during to the phase 1. As a result of pregnancy, inherit their tail of both mothers and the father of new gene combination. They are important for the birthing of the new ones. Their father and mother genes same amount. The next is a comparison of mitosis and meiosis division. There are meiosis. First is a mitosis division and second is a meiosis division. The first cell division by only once. There are two cell division. First is a mitosis division and the second is a mitosis division. There is a first and second division. There is a first will take place in the somatic cells well as the reproductive cell which is a maybe haploid and diploids and polloids. And second is there take place only a diploid germ cells. And next is the duration of the phase is a shorter few here. The phase 1 is a completely longer, take a many days. There are phase simple. Phase 1 is the complicated having to 5 sub-stages, namely a leptostome, zygostome, phenostome, diplotense and diclosnesis. First is the symbiosis does not be occur, but secondly is the symbiosis is the homogenesis chromosome take place during to the phase 1. The no
No exchange of the segment during the phases between two non-sister chromatids of chromosome. Second is the exchange of segment during two crossings over between non-sister chromatids of two homogeneous chromosomes take place. The 9 point is the each chromosome consists of two chromatids until to the centromere, and second is the each bivalent have a four chromatids and the two centromere. The next point is a false. The chromosomes are duplicated at the beginning of phase. Here, second types in a phase 1 is a chromosome paired to single, so the DNA duplication has been taken place in the interphase 1. And first, in a metaphases, all the centromeres lines up in the same plan. The second is in a metaphase 1, and the centromeres are lined up into two plans which are parallel to the one to the another. And the first is the metaphase is a plate is made of the duplicated chromosome. The second is the metaphase plate is made of a pairing of chromosome. And first is the centromere division take place is during to anaphase. Here is the second, so no centromere division during to anaphase 1, centromere divided only during to the anaphase 2. And the next point is first is a spindle fiber disappear completely in the telophase. There is second is a spindle fiber do not disappear completely during to the telophase 1. And next is the first is the repairings of nuclei at the telophase. The second is the nuclei do not appear in the telophase 1. The first stage is a metasis. There a chromosome number does not be changed at the end of metasis. And metasis is the second phase. There is a reduction of the chromosome number from the diploid and haploid. There is a first is the genetic constitution of the chromosome daughter cell is viewed identically to that of parent cell. Here is the second is the genetic constitution of the chromosome in a daughter cell is different and compare to be a parent cell. The daughter cell is the chromosomes containing a mixture of maternal and paternal genes. There is a first is a mitosis is a shorter duration, but meiosis is a so longer durations. It is the base of growth of repair and reproduction of vegetative and sexual reproduction organism, and it is the basis of maintain of chromosome number of different generation of a species, reproductive, sexual as well as providing genetic variation in the pregnancy. And what is the karyotypes? The chromosome can be seen or distracted only at the metaphase. There are then the photographed at a cut arranged in the pair of according to the size. Such arrangement of a homologous chromosome of the individual of descending order according to the size is a term as the karyotypes. See the human karyotypes in the chapter 21 of next for other. तो इसमें जो है असूत्री विभाजन एक जो होता है क्या कहता है, सूत्री विभाजन की भांति मियोसिस में भी चार अवस्थाएं होती है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। देखिए दोस्तों, ये याद करना बहुत ही इजी है। मेसोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज, यानी ये याद करना आपके लिए बहुत ही आसान बना देता है। ठीक है, तो इसमें यही बात बताई गई है कि असूत्री विभाजन एक की पूर्वावस्था सूत्री विभाजन की पूर्वावस्था से कहीं अधिक लंबी अवधि तक चलती रहती है, यानी थोड़ा लंबा होता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर डायग्राम ही बताया गया कि लेटोटोन टीन्स में कैसे दिखाया गया है। यह अवस्था फिर और आगे निम्नलिखित 5 उपावस्थाओं में बढ़ जाती है, यानी ये 5 अवस्थाओं में बढ़ जाती है। जिसमें पहला तो आता है तनु सूत्र यानी लेप्टोटीन्स। ठीक है, लेप्टोटीन का मतलब होता है पतला और तनु का मतलब होता है सूत्र। गुणसूत्र जो है सघन डीएनए के कुंडलन यानी स्थूल गाढ़ बनाने के परिणाम स्वरूप विशिष्ट बिंदु जिसे सेंट्रोमेयर कहते हैं पर लंबे एवं पतले सूत्र जिस पर काफी छोटे छोटे वेड होते हैं के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात जो है प्रत्येक गुणसूत्र अब 2 क्रोमेटिन का बना होता है और ये दोनों जो क्रोमेटिन है सेंट्रोमेयर्स जरिए परस्पर जुड़े रहते हैं, लेकिन ये आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। केंद्र की झिल्ली और केंद्रीय स्पष्ट होते हैं। दूसरी बात कहता है युग्म सूत्र को, जिसको हम जायगोटीन भी कहते हैं। जायगोटीन का मतलब होता है, जायगो का मतलब युग्म। ठीक है, गुणसूत्र कुंडलित होकर छोटे और अधिक स्थूल हो जाते हैं, जैसे चित्र में भी दिखाया गया है। ठीक है, उसमें कहते हैं सामान्यतः जो समजात यानी होमोलोगस क्रोमोसोम छोर पर से आसपास आकर परस्पर युग्मन आरंभ कर देते हैं। इस युग्मन को जो है सूत्र युग्मन सिम्पोसिस भी कहते हैं। समजात गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़ी को जो युग्मलिक गुणसूत्र भी कहा जाता है। उसके पश्चात जो है कहते हैं केंद्रीय झिल्ली और केंद्रीय स्पष्ट होते हैं। अब इसमें तीसरी बात जो इसकी रिवीजन होती है वो होती है स्थूल पटल पैकेटिन। ठीक है, यानी
ग्रीक वर्ड में पैकेज का मतलब होता है मोटा, और अधिक कुंडल के कारण जो है क्रोमोसोम लघु और स्थूल होते जाते हैं। युग्मन गुणसूत्र नामक इकाई जो है यूग्लिक्स कहलाते हैं, जो कि 4 क्रोमोटेड्स के बनी होती है। इसे हम चतुष्कीय एंड टेट्रावैलेंट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पैकेटियंस। अवस्था को होते होते जो है जीन विनियम क्रॉसिंग ओवर होना आरंभ हो जाती है, और तब पश्चात जो है सिस्टर यानी क्रोमोटेड समझाते जोड़े के बीच सभी क्रोमोटेडों का जो होता है टूटना और उनके खंडन को जो विनिमय आरंभ हो जाती है। अंत विनियम पुण्य योजन बिंदु एक्स आकृति का दिखाई देता है, और इसे जो है कैटोसिस यानी साइमोसिस यानी बहुवचन साइमोइड कहते हैं, और जो जिन बिंदुओं यानी पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर करते हैं। उसके पश्चात जो है हमारा टिप्पल्स डिप्लोमेटिन्स या डिप्लोमेंट ग्रीक डिप्लोमेंस दोहराना। गुणसूत्र अधिक कुंडलित और छोटा सा होता है, और ये समजात गुणसूत्रों को जो है सेंटीमीटर जो पृथक होना आरंभ कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है, कहते हैं गुणसूत्र एक समझाते युग्म के 2 विविजित्य क्रोमोडेट एक या अधिक बिंदुओं पर जुड़े रहते हैं। इन बिंदुओं को जो है काइंटो जो है मेटा कहते हैं। कार्बन मेटा पर भी समजात गुणसूत्र के बीच क्रोमोटिड्स के खंडों का विनियम होता है, और इस प्रक्रिया को जो है अनुवांशिक पुनर्योजन यानी जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको जेनेटिकल रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। उसके बाद बात है प्रागतिक्रम यानी डायकोनाइसिस। डायकोनिस मीन्स होता है द्वारा विभिन्न दिशाओं में, यानी काइनेसिस का मतलब होता है गति। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाया गया है डायकोनोसिस के बारे में। कहते हैं अधिक कुंडलन के कारण युग्मली लघुत्तम और स्थूल हो जाते हैं। युगली जो है गुणसूत्र के समजातीय गुणसूत्र के सेंट्रोमेयर और असमजातीय खंड एक दूसरे से दूर हटने लगते हैं, और ये विकर्षण के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं परिणाम स्वरूप जो है युग्लिक्स विधित आकृति जैसे O, S और 8 जैसे बन जाते हैं। आकृति का बना प्रतीक युग्मन जो है कांटोमेंटा की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद है केंद्र की झिल्ली और केंद्रीय लुप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात जो है तरकु यह है स्पैंडल फॉर्मेशन निर्माण पुण्य हो जाती है। उसके पश्चात जो आती है मध्यावस्था। इस मध्यावस्था में जैसे आप देख भी सकते हो कि कैसे मध्यावस्था में जो है डिवीजन हो चुकी है। गुणसूत्र अपने आप को जो है मध्य तल पर व्यवस्थित कर लेती है। समझाते गुणसूत्र इस प्रकार जो है व्यवस्थित होते हैं कि सभी मात्र अथवा उनका जनक गुणसूत्र एक ही ध्रुव पर नहीं जुड़ते पाते हैं, और दूसरे जो है ध्रुव में कुछ मात्र और कुछ जनक गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कहते हैं उसके पश्चात है तंकु जो है तर्क तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमेयर्स के साथ जुड़ जाते हैं। युगल का एक सेंट्रोमेयर एक ध्रुव पर जुड़ जाता है और दूसरे जो विपरीत ध्रुव पर पृथक हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो होता है एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे से अलग होकर जो है एक नया क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, एक नया जो है बनते हैं। उसके पश्चात है पार्श्व अवस्था। देखिए तर्क तंतु छोटे होने लगते हैं और समझाते गुणसूत्र को जो सेंटीमीटर तर्क तंतुओं के साथ साथ विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते चले जाती हैं, और सेंटीमीटर का विभाजन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, वो जो है विभाजित नहीं करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बताता है। इस प्रकार जनक कोशिका गुणसूत्रों का जो है आधा भाग एक ध्रुव पर पहुंच जाता है और शेष आधा भाग विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाता है, यानी इसमें 2 अलग अलग ध्रुवों पर बन जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डायग्राम मैट्रिक भी शो हो रहा है कि धीरे धीरे जो है डिवाइड होके एक अलग ध्रुव बना लेता है और अलग गुणसूत्र बनाता है। गुणसूत्रों का प्रत्येक समुच्चय जो कि किसी एक ध्रुव पर पहुंचते हैं जनक के मात्र गुणसूत्रों के मिले जुले भागों का एक बना होता है। कहते हैं मिसोसिस में मात्र और जनक दोनों के मिल जाने का मूल कारण यही है, यानी ये जो है मूल कारण है, और इसी कारण से जो होता है एक नया जो जीव की है उत्पत्ति होती है। उसके पश्चात आता है अत्यंत अवस्था। कहते हैं पृथक हुए गुणसूत्र बन नवनिर्मित सदस्य कोशिका में भी कुंडलित हो जाती है, यानी ये कुंडलित बना लेती है, जैसे कि चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा आपको। कहते हैं कोशिका में सेंटीमीटर की संख्या जनक कोशिका तुलना में की आधी होती है, और लेकिन क्योंकि प्रत्येक सेंटीमीटर में 2 क्रोमोटेड्स होते हैं, अंतर दोनों ध्रुवों पर जो अंतवस्था में एक डीएनए की मात्रा सामान्य होती है, अर्थात 2n जनक कोशिका की तरह जो है द्विगुणित, जहां s अवस्था में गुणसूत्र द्विगुणित होने से इस प्रकार विभाजनकारी कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा जो है पश्च अवस्था 1 तक यानी 4n थी। सभी कोशिका में डीएनए की मात्रा पश्च अवस्था की तुलना में आधी रहती है, 2n रहती है। केंद्र का पूरे दिखाई देता है और केंद्रीय झिल्ली भी बन जाती है। अंत कोशिका दूसरा जो अश्रुति विभाजन आरंभ हो जाता है। दूसरा जो होता है आरंभ हो जाता है। दूसरे अश्रुति विभाजन की 4 अवस्थाएं होती है। पूर्व अवस्था 2, पूर्व मध्य अवस्था 2 और पश्च अवस्था 2 और अंत्य अवस्था 2।
ठीक है। इसमें जो है हमारा पूरे अवस्था 2 कहते हैं गुणसूत्र छोटे होकर फिर से दिखाई देने लगते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र के 2 क्रोमेटिड एकल सेंटीमीटर से जुड़ जाते हैं। कहते हैं तर्कु निर्माण आरंभ हो जाता है और केंद्रकिक और केंद्रकीय झिल्ली फिर से लुप्त होने लग जाती है। ठीक है, जो कि काफी महत्वपूर्ण बनाता है। उसके पश्चात है मध्य अवस्था 2। लेकिन दोस्तों डायग्राम में भी आप देख सकते हो क्रोमोसोम बदल पूर्व अवस्था में जो है अलग बन चुकी है। गुणसूत्र जो है अपने आप को मध्य रेखा पर व्यवस्थित कर लेती है। तर्क उपकरण की निर्माण कार्य भी पूरी हो जाती है। प्रत्येक गुणसूत्र का जो सेंटीमीटर 2 तर्क तंतु के साथ विपरीत ध्रुवों पर जुड़ जाती है। ठीक है, और नया जो है बना लेती है। जैसे कि आप देख सकते हो पश्च अवस्था 2 में यहाँ प्रत्येक गुणसूत्र का जो है सेंटीमीटर विभाजित हो जाते हैं और जिससे कि प्रत्येक क्रोमेटिड्स का अपना सेंटीमीटर होते हैं और प्रत्येक क्रोमेटिड अपूर्ण गुणसूत्र बन जाते हैं, यानी जो है पूरे वो सेंटीमीटर यानी जो है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। 4 कोशिकाओं में प्रत्येक में गुणसूत्र की संख्या आधी रहती है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनके जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे होते हैं, यानी आधे माँ का आधे फादर का ही होते हैं। साथ ही जनक केंद्रक की जो 2n की तुलना में dn की मात्रा आधी रह जाती है। ठीक है, और साथ में जो है क्रोमेटिड अपने अपने सेंटीमीटर्स मिल जाते हैं और गुणसूत्र बन जाते हैं और तंतुओं के संकुलन के कारण विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगती हैं। यानी जो है ये पूरे डिवाइड होकर 4 कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती हैं। कहते हैं उसके पश्चात है अतः अवस्था 2। ध्रुवों पर पहुंचने के बाद गुणसूत्र अपने आप को जो है गुणित संतरिक कोशिकाओं के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। केंद्रकीय और केंद्रकीय झिल्ली पर फिर से दिखाई देने लग जाते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। देखिए कोशिका द्रव्य विभाजन क्या होती है। यह 2 अंतर अवस्थाएं होती हैं, जो पहले असूत्री विभाजन 1 के बाद दूसरा असूत्री विभाजन 2 के बाद अथवा कुछ मामलों में यह केवल अर्ध गुणसूत्र 2 के बाद ही होता है। इस प्रक्रिया के परिणाम में 4 अनगुणित कोशिकाएं बन जाती है, जो कि महत्वपूर्ण रखता है। अब देखिए अर्ध गुणसूत्र विभाजन का महत्व क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो यही होता है कि यह स्पीशीज के विभिन्न पीढ़ियों में जिनमें लैंगिक जनन होता है उनमें गुणसूत्रों की संख्या नियमित बनाए रखने में मदद करती है। दूसरी बात है असूत्री विभाजन युग्मों को यानी गैमेट के निर्माण युग्म जनन जो है गैमेटोजेनेसिस युग्मोकर्षण गैमेटोजेनेसिस के दौरान होती है और इसके दौरान जो है गैमेटों में गुणसूत्र की संख्या दुगुणित N2N से घटकर अनगुणित 1 रह जाती है। एक अर्ध गैमेट निर्माण के बाद संगलित होकर द्विगुण युग्मक का निर्माण करती है। द्विगुणित युग्मक से ही सामान्य व्यवस्थित होती है, यानी इसी तरह से जो होता है गुणसूत्र आगे बढ़ता है। पूर्वावस्था में लक्षणों के नए के कारणों से स्थापित होती है, जैसे मात्र और जनक जो है गुणसूत्रों के मिश्रित हो जाने से। पूर्वावस्था 1 के दौरान जीन विनिमय के कारण होता है और इस परिणाम स्वरूप जो है परिणाम से संतानों में माँ बाप दोनों के गुण जो है समावेश नए जीवन पुण्य के कारण बनता है। यानी इसी कारण जो है नए जीव का जो है निर्माण होती है और दोनों में जो है बच्चों का जो है गुण पाया जाता है। अब देखिए सूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन में क्या अंतर है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, तो इसको अच्छे से दोस्तों जरूर कर लीजिए, क्योंकि गुण सूत्री विभाजन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है इसमें सूत्री विभाजन में। असूत्री विभाजन में जो होती है कोशिका विभाजन 2 बार होती है। इसमें असूत्री विभाजन 1 और सूत्री विभाजन 2 के रूप में होती है। सूत्री विभाजन में क्या होता है, कार्य कोशिका के साथ साथ नए कोशिका में होते हैं जो कि अर्धगुणित और द्विगुणित में बहुगुणित हो जाती है। और जो असूत्री विभाजन होती है उसमें सिर्फ द्विगुणित जाम कोशिका में होती है। इसमें पूर्वावस्था अल्प अवधि की होती है, जबकि पूर्वावस्था एक अपेक्षाकृत अवधि अनेक दिनों में चलती रहती है। जैसे बच्चे का निर्माण होता है तो कई दिनों तक चलता रहता है। इसमें कहा गया है कि पूर्वावस्था सरल होती है, इसमें पूर्वावस्था जटिल होती है, जिनमें 5 अवस्था लेप्टोटीन्स, जाइगोटीन्स, पैकोटीन्स, डिप्लोटीन्स एंड डाइकोसिस होते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपोसिस नहीं होते हैं, जिसके जबकि इसमें जो होता है पूर्वावस्था 1 के दौरान समजातीय गुणसूत्र के जो है सिंपोसिस होते हैं। उसके बाद है पूर्वावस्था के दौरान गुणसूत्रों के 2 नॉन सिमिस्ट क्रोमोडेंट के बीच खंडों का विनिमय होता है। इसमें कहते हैं 2 समजात गुणसूत्रों को जो है गैस सिमिस्ट केमिट के बीच जिन जो है विनिमय के दौरान खंडों का विनिमय होता है। प्रत्येक गुणसूत्र को 2 क्रोमोडेंट का बना होते हैं जो कि सेंटीमीटर के जरिए जुड़े रहते हैं। प्रत्येक यूग्लिस के 4 क्रोमेटिड्स और 2 सेंटीमीटर्स होते हैं। गुणसूत्र जो है पूर्वावस्था के आरंभ में ही द्विगुणित हो जाती है। इसमें जो है असूत्री में जो होता है पूर्वावस्था 1 में गुणसूत्र एकल रूप में दिखाई देता है, हालांकि अंतरावस्था 1 में डीएनए का जो है प्रतिकूलित पहले ही हो चुका होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर है। साथ में जो है इसका अंतर 9th ये कहेगा कि मध्य अवस्था में सभी सेंटीमीटर एक ही तल पर आ जाते हैं। ये जो है सूत्री विभाजन में है। और अर्धसूत्री विभाजन में क्या कहता है कि मध्य अवस्था 1 में सेंटीमीटर के 2 तलों में अनुक्रमित होते हैं जो कि एक दूसरे से समांतर होते हैं।
10वां बात बताता है कि मध्य अवस्था प्लेट द्विगुणित गुणसूत्रों से बनी होती है, ठीक है। और इधर बताता है जो असूत्री में कि मध्य अवस्था प्लेट द्विगुणित गुणसूत्रों की बनी होती है। 11वां पॉइंट बताता है कि सेंटीमीटर विभाजन पश्च अवस्था में होती है, और यहाँ जो है सेंटीमीटर प्रवस्था 1 में विभाजित नहीं होती है, सेंटीमीटर प्रवस्था 2 में विभाजित होती है, ठीक है। इसमें बार-बार ये बात बताता है कि तर्क तंतु जो होती है अत्यवस्था में पूरी तौर पर लुप्त हो जाती है, जबकि इधर बताता है अर्धसूत्री विभाजन में तर्क तंतु अवस्था 1 में पूरी तरह से विलुप्त नहीं होती है। उसके बाद इसमें 13वां बताता है केंद्रीय अंत्यावस्था में पुण्य दिखाई देने लग जाता है, यानी सूत्री विभाजन में पुण्य दिखाई देने लग जाता है, लेकिन इधर कहता है केंद्रीय अंत्यावस्था 1 में दिखाई बिल्कुल नहीं देती है, ठीक है। सूत्री विभाजन के अंत में जो है सूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये जो है आपका सूत्री विभाजन में है। लेकिन कहते हैं असूत्री विभाजन में क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित से होकर घटकर अणगुणित में रह जाती है, ठीक है। उसके पश्चात अंध कोशिका के जनिन संरचना पूर्णतः जनक कोशिका के की जीन संरचना के सामान्य होता है, जबकि इधर कहते हैं कि संध कोशिका की जीन संरचना जनक कोशिका के जीन संरचना से भिन्न होती है। सभी कोशिका गुणसूत्रों के जंतु में जीन व मात्र जीनों दोनों में ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें माइटोसिस अपेक्षाकृत अधिक अल्प अवधि की होती है। माइटोसिस जो होती है अल्प अवधि की होती है, जबकि मियोसिस जो होती है अपेक्षाकृत दीर्घ अवधि की होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट यही बताता है कि माइटोसिस वृद्धि टूट फूट की मरम्मत तथा वनस्पतिक और लैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों में जनन का आधार होता है। यानी आप समझ सकते हो दोस्तों कि मियोसिस विभाजन जो होती है, यानी सूत्री विभाजन जो होती है वो टूट फूट या वृद्धि करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन कहते हैं यहाँ पर जो है मियोसिस जो होते हैं लैंगिक जनन में क्रोमोसोम संख्या विभिन्न पीढ़ियों में नियमित बनी रहती है, और साथ ही भी आने वाली पीढ़ियों में जो है आनुवांशिक विविधता भी जाती है। तो ये जो है दोनों बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम व्यू से करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अंत में यही बात होती है कैरियोटाइप्स क्या होती है, क्या है आखिर। गुणसूत्र केवल मध्य अवस्था यानी मेटाफेस में ही दिखाई देते हैं, जब उनकी जो फोटो खींची जाती है और उनके आकार के अनुसार उन्हें काट कर जोड़ा बना लिया जाता है। तो इस प्रकार किसी विशिष्ट के समझाते गुणसूत्र का विन्यास आकार के अनुसार नीचे की ओर जाते हुए अवरोह क्रम को कैरियोटाइप्स कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो है इसको आगे पार्ट में पढ़ेंगे, आगे जो चैप्टर हम करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर जो है इसी के साथ जो है खत्म भी हो जाती है हमारा पूरा सिलेबस, ठीक है। चौथा चैप्टर जो है पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दूसरे बच्चों से शेयर कीजिए, क्योंकि इतना अच्छा गुण मियोसिस के जान के आपको भी हैरानी होगी, ठीक है। तो हैरानी तो होना ही चाहिए, और बच्चे इसको बार बार देखिएगा तो और भी क्लैरिटी आपके समक्ष होता जाएगा, ठीक है। जो भी बात थी मैंने हर एक बात को समझाने की कोशिश किया है। त्रिपाण सेंटर जो है हमेशा आपके लिए अग्रसर है, हेल्पफुल है, इसलिए दोस्तों जो है इसको आगे बढ़ाइए और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी प्रोत्साहित कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपको जब अच्छा लगा है तो दूसरे बच्चों को भी अच्छा लगेगा और उनको भी समझ में आएगा, मेरा विश्वास है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं मैं एक इत्र हूं, आप जो हो एक वायु हो, मैं इत्र हूं, अगर आप तभी मैं खुशबू फैल पाऊंगा हर जगह जब आप वायु के द्वारा इसको लेके चलोगे। तो ये आपके लिए था, ठीक है। देखते हैं कौन बच्चा कितना हेल्पफुल बनता है मेरे लिए, ठीक है। हम अगले पार्ट में मिलेंगे, 5th चैप्टर में मिलेंगे, आगे करेंगे और भी आगे मजेदार टॉपिक है। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण सेंटर से, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th+2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है 1st ईयर से लेकर 6th सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है
पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।